Hello my dear class 9 students, I am Sameer Tripathi, your social science educator and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने बात कर ली थी कि सर इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या है, और भी जो कंपैरेटिव स्टडीज थी, हमारे नेबर्स हो गए, कैपिटल्स हो गई, हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई, और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इंडिया के बारे में, वो सब हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। अब इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो क्लियर होने वाली हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स जिसमें कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती हैं कई बार। तो डोंट वरी, सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हम एक एक करके बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सर इंडिया इज अ कंट्री जो कि बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, राइट। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. Now, ये एक सबसे important line भी है जो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। So, what actually we are trying to mean here is कि सर ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, वो अर्थ के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास से बना हुआ है। किस तरीके से, आगे मैं आपको अभी चल के बताऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो पहले हमारा अर्थ था वो आज जैसा है वैसा नहीं था। पहले हमारा अर्थ सिर्फ एक सिंगल वाटर बॉडी और एक सिंगल लैंड बॉडी था, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू उसी लैंड मास का एक हिस्सा है जो आज इंडिया में हमें देखने को मिल पाता है। द हिमालयन एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स। और वहीं पे अगर हम बात करें तो हिमालयन और नदर्न माउंटेन्स जो हैं और नदर्न प्लेन्स जो हैं वो बहुत ही रीसेंट लैंड फॉर्म्स है, वो बहुत ही रिसेंटली फॉर्म हुए हैं और अभी उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है फॉर्म हुए। आई विल एक्सप्लेन यू कैसे। India has a unique culture and it is one of the oldest and greatest civilization of the world. It stretches from snow-capped Himalayas in the north. हमारे नदर्न मोस्ट बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वी हैव हिमालयाज इन द नॉर्थ टू कोस्टल विलेजेस ऑफ द साउथ, ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट, फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट एंड थार डेजर्ट इन द वेस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया की जो लोकेशन की हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में, और जो साइज की बात की थी कि इंडिया का जो हाफ पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है एंड हाफ पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। इसके कारण क्या डिफरेंट क्लाइमेटिक वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक वेरिएशंस वी कैन फाइंड आउट कि सर हमारे यहाँ जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी बहुत वेरिड हैं। अगर आप नॉर्मली इंडिया का मैप देखें तो वी इन द नॉर्थ वी हैव हिमालयाज, इन द वेस्ट वी हैव डेजर्ट, और ईस्ट की अगर हम बात करें तो घने जंगल हैं, और वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज आल्सो लोकेटेड इन द ईस्ट। आई मीन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्ट्रास्ट कि सर किस तरीके से जो वेस्ट पार्ट है वहां पे सबसे मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड वो वहां पर लोकेटेड है, दैट इज थार डेजर्ट। और उतना ही ईस्ट में अगर हम आ जाएं तो वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेसेस ऑफ द अर्थ वो ईस्ट में लोकेटेड है। हम बात करें नॉर्थ की तो सर वहां पे माइटी हिमालयाज हैं, इतने सुंदर और इतने ठंडे पहाड़ हैं, और वहीं हम अगर साउथ में आ जाएं तो ह्यूमिड एंड थोड़े गर्म सदर्न इंडिया के विलेजेस हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दीज क्लाइमेटिक वेरिएशंस आर सो डाइवर्स। और इसका रीजन हम बात करेंगे कि सर पहली चीज तो इंडिया का लोकेशन जो हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि लैटिट्यूडनली हम देखते हैं कि हाफ पार्ट जो है इंडिया का वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, हाफ पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। एंड हम देखेंगे कि सर अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, उनके कारण भी ये सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सर पेनिनसुलर प्लेट्यू इट इज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास। किस तरीके से आप देखें तो दिस इज द अर्थ मिलियन ईयर्स बैक। उस टाइम पे अर्थ जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक पूरा वाटर बॉडी और एक पूरा लैंड बॉडी था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि ये अर्थ है और ये हम मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं जब अर्थ अपने रीसेंट स्टेजेस में था। तो पूरा लैंड मास एक ही था, पूरा वाटर बॉडी एक ही था। ओशन को हम पैंथलासा ओशन बोलते थे और इसको हम बोलते थे लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। पेंजिया कहा जाता था वैसे तो, जो ओशन बॉडी थी या जो वाटर बॉडी थी उसे एज अ होल पैंथलासा कहा जाता था, और जो लैंड बॉडी थी उसे कहा जाता था सर पेंजिया। लेटर ऑन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे करके डिवाइड होना शुरू हुआ। डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में। अपर पार्ट जो था या जो नदर्न पार्ट था दैट वाज लॉरेशिया, ठीक है, एंड जो सदर्न पार्ट था इट वाज नोन एज गोंडवाना लैंड। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो सदर्न पार्ट एंड नदर्न पार्ट अलग अलग हो चुका है, ठीक। बाद में अगर आप देखें तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इनिशियली, बट लेटर ऑन इंडिया जो है वो ड्रिफ्ट करके
नदर्न पार्ट में आया, यूरेशियन प्लेट से टकराया और तभी हम एशियन कॉन्टिनेंट का एक पार्ट बन गए। और जब ये कोलिजन हुआ तो वहां से यंग फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो लैंड मास है पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ओरिजिनली इसका हिस्सा है। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया की हम बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि जब अर्थ अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन में था तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ओरिजिनली वाज इट्स पार्ट। नदर्न माउंटेन्स एंड जो नदर्न प्लेन्स हैं वो तो रिसेंटली फॉर्म हुए हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण और कन्वर्जेंस एक्टिविटी के कारण। बट जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ओरिजिनली आज भी वही पार्ट है जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था और उससे भी पहले पेंजिया का पार्ट था। तो अगेन क्लियरिंग योर डाउट्स कि सर पहले जो अर्थ था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। कंप्लीट वाटर बॉडी को हम पैंथलासा कहते थे और कंप्लीट लैंड मास को हम पेंजिया कहते थे। लेटर ऑन दिस लैंड मास डिवाइडेड इनटू नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर का जो लैंड मास था उसे हमने कहा लॉरेशिया और जो सदर्न हेमिस्फीयर का लैंड मास था उसे हमने कहा गोंडवाना लैंड। एंड इंडिया वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बट बहुत सालों पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण इंडिया इससे अलग हो गया और ड्रिफ्ट होकर नदर्न हेमिस्फीयर में आया, जहां पर फॉर्मेशन हुआ नदर्न प्लेन्स का और नदर्न माउंटेन्स का। लेकिन स्टिल जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो अभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है एंड दैट इज व्हाई इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये बात एकदम सबको क्लियर हो गई, वो स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। बात करते हैं अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। फिजियोग्राफिक मतलब कि सर फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, फिजिकली इंडिया के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, आइलैंड हो गए, फॉरेस्ट हो गए एंड number of things are there। तो on the major basis, on the major relief basis हम कैसे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो इंडिया में हम मेनली 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करें, द माइटी हिमालयन माउंटेन्स, जिनको नदर्न माउंटेन्स भी कहा जाता है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो आता है नदर्न प्लेन्स। उसके नीचे हम देखें तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर वी हैव द इंडियन डेजर्ट इन द एक्सट्रीम वेस्ट, वी हैव द कोस्टल प्लेन्स इन द एजेस ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज एंड लास्टली वी हैव द आइलैंड्स। और अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो दिस इज द बेसिक थिंग कि जहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो कितना वेरिड है। कि हम स्टार्ट करते हैं नदर्न माउंटेन से, फिर दिस ग्रीन शेडेड एरिया इट इज नदर्न प्लेन्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास थार डेजर्ट है दिस एरिया, देन इन द फोर्थ नंबर वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस एरिया इज द कोस्टल प्लेन्स एंड लास्टली वी हैव आइलैंड। अगर एक बहुत और अच्छी सी इमेज में आपको दिखाऊं तो शायद आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक में दी हुई है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे मैप वर्क जो है इस इमेज से आ सकते हैं। आगे इस इमेज का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं ताकि डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को हम बहुत ध्यान से समझ सकें। नाउ दिस इज द मोर क्लियर इमेज, इसको एकदम याद रखिएगा अच्छे से क्योंकि मार्किंग के लिए ये मैप में आता है कि ये कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैप वर्क आता है इसमें से। तो आपको याद रखना है कि सर अगर ये पार्ट गिवन है तो ये कौन सा एरिया है, अगर दिस पार्ट इज गिवन तो ये कौन सा एरिया है। एंड ध्यान रखिएगा कि कोस्टल प्लेन जो है वो पूरे गुजरात को भी कवर करता है, थार डेजर्ट इज दिस मच एरिया ओनली। ठीक है, बात करते हैं माउंटेन्स की, तो नॉर्थ ईस्ट का भी कई सारा पार्ट यहां पर आप देखें तो ये माउंटेन्स ही चल रहा है एंड दिस इज कोस्टल प्लेन्स। फाइन फ्रेंड्स, एंड यहां पर फाइनली हमारे पास आ जाता है आइलैंड। So there are 6 major physiographic divisions of India, इसको आप ध्यान रखिएगा, हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड देन वी हैव आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं जिसके बारे में आगे चल के हम बात करने वाले हैं, ताकि ये टर्म्स आपको क्लियर रहे। तो जब भी हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए। सबसे पहला टर्म आता है सर पास। पास का मतलब होता है कि सपोज दिस इज माउंटेन, ठीक है, दीज आर माउंटेन्स, बट कई बार होता है इन माउंटेन रेंजेस के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिससे आप इन माउंटेन्स को पार कर पाए। अदरवाइज तो माउंटेन पहाड़ चढ़ के ही आप उसको पार कर पाएंगे। तो पहाड़ ना चढ़ना पड़े और उसको हम पार कर लें, उसके लिए कई बार हम देखते हैं कि बीच में से कुछ गैप्स होते हैं उन माउंटेन्स के। ठीक है, कि सपोज दीज आर माइटी माउंटेन रेंजेस, ये माउंटेन रेंजेस हैं, सपोज यहाँ पे एक गैप आ गया। सो दिस गैप, जिससे कि हम इस माउंटेन को पार करके इस एरिया से इस एरिया में आ सकें, इट इज नोन एज पास। रेंज, रेंज हम बोलते हैं बेसिकली एक लंबी लाइन को जिसमें कई सारी माउंटेन्स, वैलीज और रिजेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप देखें इस एरिया को कि सर दिस एरिया इज नोन एज रेंज। ये आप इमेज अगर देख पा रहे होंगे यहां पर, अगर आपको ये इमेज दिख रही होगी कि सर दिस इज नोन एज रेंज, कि एक बहुत लंबा सा पहाड़ का एरिया है जिसमें कई सारी पहाड़ हैं, छोटी छोटी रिजेस हैं, वैलीज हैं, ऑल दीज थिंग, इट इज नोन एज रेंज। ठीक है, कि एक बहुत लार्ज लैंड मास कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स, रिजेस एंड पीक्स। देन वी हैव पीक। पीक क्या है सर? किसी भी माउंटेन का हाईएस्ट जो
पॉइंट होता है, सपोज दिस पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस माउंटेन, दिस विल बी नोन एज पीक, कि सर ये माउंटेन है तो इसका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इट इज नोन एज पीक। एंड लास्टली वी हैव वैली। वैली क्या होती है सर? वैली होती है, सपोज ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा फ्लैट लैंड है, दिस इज नोन एज वैली। पास तो एक छोटा सा रास्ता होता है, उसी को हम एलोंगेट कर दें और थोड़ा बड़ा कर दें तो इट इज नोन एज वैली। जैसे अगर मैं आपको इस इमेज में दिखाऊं कि दिस एरिया, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच में ये एक छोटा सा एरिया जो है वो फ्लैट एरिया है, इट इज नोन एज वैली। ठीक है, सो अ डिप्रेशन और अ फ्लैट लैंड बिटवीन टू एलिवेटेड एरियाज, इट इज नोन एज वैली। इन टर्म्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में तो कई सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे बार बार रिपीट करेंगे, इन टर्म्स को रिपीट करेंगे, तो आपके माइंड में ये टर्म क्लियर होने चाहिए। जब भी मैं वैली बोलूंगा या रेंज बोलूंगा या पास बोलूंगा तो आपके माइंड में इमेज क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ सर हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। And lastly we have Doon. Doon are longitudinal valleys existing between हिमाचल एंड शिवालिक। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हिमाचल और शिवालिक माउंटेन के बीच में जो longitudinal valleys हैं उसको कहते हैं दून्स। ठीक है, ओके, बात करते हैं नदन माउंटेन रेंजेस के बारे में। सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स में एंटर करते हैं और बात करते हैं नदन माउंटेन रेंजेस के बारे में। सर नदन माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बहुत सारे माउंटेन्स को मिलाकर बने हुए हैं, जिसमें से हिमालय एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट्स नॉट ओनली हिमालय दैट इज प्रेजेंट देयर, बट कई सारे माउंटेन्स हैं जो हमें नदर्न माउंटेन रेंजेस में देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम कश्मीर इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, की सर ये कंटिन्यूस माउंटेन स्ट्रेच है जो असम इन द कश्मीर इन द नॉर्थ से लेकर असम इन द ईस्ट तक रन करता है। अगर आप ध्यान से देखें बीच में नेपाल और भूटान के एरिया को भी कवर करता है, बट चूंकि वो इंडिया में नहीं है तो हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो मेनली ये कश्मीर एरिया, हिमाचल, उत्तराखंड के एरिया को कवर करते हुए देन वी हैव सिक्किम का एरिया, देन उसके बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, मैक्सिमम पार्ट जो है ये पूरा नदर्न माउंटेन्स के स्ट्रेच में ही आता है। लेंथ इज 2500 किलोमीटर, यहां से लेकर अगर हम यहां तक बात करें तो इट इज 2500 किलोमीटर। विड्थ इज 160 टू 450 किलोमीटर्स, की कहीं कहीं पर इनकी विड्थ जो है वो 160 किलोमीटर्स है एंड कहीं कहीं पर बहुत ही ब्रॉड जैसे 450 किलोमीटर्स, तो इनकी विड्थ भी जो है वो बहुत ही वेरीड है। तो हम पहले समझ लेते हैं नदर्न माउंटेन रेंजेस के एक ऐसे पार्ट के बारे में जो हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है बट उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो द नदर्न माउंटेन रेंजेस इंडिया के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से सर? सबसे पहला है काराकोरम और ट्रांस हिमालयन। ये वाला रेंज आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज काराकोरम और ट्रांस हिमालयन, और उसके नीचे जो है वो है हिमालयन माउंटेन। ठीक है, तो हमारा मेजर फोकस जो होगा वो हिमालयन माउंटेन के ऊपर ही होगा, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम काराकोरम को भी समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेनली इंडिया के अंदर ज्यादा लाई नहीं करता, इसका एक छोटा सा पार्ट ही जो है वो इंडिया के अंदर लाई करता है, एंड मेनली जो इंडिया के अंदर हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलता है दैट इज हिमालय ओनली। बट नदर्न माउंटेन्स की जब हम बात करते हैं तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज काराकोरम रेंज एंड हिमालयन रेंज। द काराकोरम और द ट्रांस हिमालयाज, इसकी अगर हम बात करें तो द ट्रांस हिमालयाज माउंटेन, ट्रांस का मतलब होता है पार, उसके बाद, कि हिमालय तो है, हिमालय के बाद, हिमालय के पार, दैट इज ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस। और तिब्बत हिमालयन रीजन इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज विच इज कंसिस्टिंग ऑफ काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश माउंटेन रेंजेस। की सर बेसिकली ये काराकोरम रेंज जो है दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है, दिस इज काराकोरम रेंज, और ये मेनली हम देखेंगे कि ये तिब्बत के एरिया में ज्यादा एक्सटेंड करता है, इंडिया के अंदर ये ज्यादा लाई नहीं करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस हिमालयन या तिब्बतन, क्योंकि तिब्बत में ये ज्यादा एरिया लाई करता है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव काराकोरम, वी हैव लद्दाख, वी हैव जास्कर, वी हैव कैलाश माउंटेन। It is also called the Tibet Himalayan region because most of the part of these ranges lie in the Tibet. The Karakoram range is also known as the backbone of the High Asia, और इस रेंज को backbone of the High Asia भी कहा जाता है। क्यों? इस काराकोरम रेंज में ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं, एंड दिस इज पामीर नॉट, और इसमें कई सारी माउंटेन रेंजेस यहाँ से जो है एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको पामीर नॉट कहा जाता है। कि सर ये एक नॉट जैसा एरिया है जहाँ से कई सारी माउंटेन रेंजेस ऐसे बाहर निकल रही हैं, एंड दैट इज वाई इसको एक नॉट कहा गया कि यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन रेंज है और इससे फिर कई सारी माउंटेन्स निकल कर जा रहे हैं। इसे बैकबोन ऑफ द हाई एशिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर हम देखते हैं कि रशिया और साइबेरिया और जो नदर्न पार्ट है उससे हमें ये अलग करता है इंडिया को, बेसिकली जो वहाँ की ठंडी हवाएं हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उससे हमें कंप्लीटली अलग करता है, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ एशिया। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो दिस इज काराकोरम रेंज,
और मैंने जिन रेंजेस की बात की है मैं आपको दिखाता हूं उनके बारे में कि वी हैव सर दिस कैलाश रेंज, वी हैव हियर मानसरोवर लेक, वी हैव जास्कर रेंज, वी हैव लद्दाख रेंज, एंड देन दिस रीजन, कैन यू सी पीपल, दिस रीजन, दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है, दिस रीजन, दिस इज काराकोरम रेंज, ये वाला जो ब्लैक पार्ट में आपको दिख रहा है दैट इज काराकोरम रेंज। और इस रिवर के इधर जब हम आ जाते हैं इंडस रिवर के इस तरफ तो शुरू हो जाता है माउंटेन हिमालयन रेंजेस। तो ये हिंदू कुश और कुल्लू माउंटेन्स हैं, दिस इज पामीर नॉट एंड दिस इज काराकोरम रेंज। ये वाली लाइन अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज काराकोरम रेंज जो नदर्न माउंटेन है, और ये यहाँ पे तिब्बत में मेनली एक्सटेंड कर रही है। इंडिया के अंदर इसका ज्यादा पार्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब हम शुरू करते हैं हमारे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। तो वहां से शुरू हो जाता है सर द माइटी हिमालयाज, और हिमालयाज जो है वो हमारी नदर्न मोस्ट बाउंड्री भी हम कह सकते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन, एंड इट इज वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्म्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। हम इसको भी समझेंगे कि आखिर सर इसको यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं। Himalayas are the young fold mountains. This is the highest or the loftiest mountain range in the world. लॉफिएस्ट बहुत ऊंची ऊंची काफ़ी ऊंची और काफ़ी हाइट वाली माउंटेन रेंजेस हैं ये जो हिमालय है वो वर्ल्ड के अंदर। और आप देखें तो यहाँ से काराकोरम रेंज वॉज देयर ना, उसके अलावा ये वाला जो पूरा माउंटेन रेंज है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट तक आता है एंड प्लस वहाँ पे भी एक्सटेंड हो जाता है, दिस इज द हिमालयन माउंटेन रेंजेस और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। और हम जानते हैं कि यहीं पर लोकेटेड है हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेस जिसको हम हिमालय भी कहते हैं 8848 मीटर्स के साथ साथ, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयज एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, किस तरीके से कि ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। बेसिकली ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि जो रशिया से ठंडी हवाएं आती हैं ये उनको रोकने का काम करते हैं, एंड दैट इज़ वाई कंपैरेटिवली इंडिया का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। द एक्सट्रीम कोल्ड स्नो एंड रग्ड टोपोग्राफी डिस्करेजेस द नेबर्स टू एंटर इंडिया थ्रू हिमालयाज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि सिंस एंशिएंट एजेस हिमालयाज जो है इसने एक बहुत ही अच्छी बाउंड्री क्रिएट करके रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इंडिया के अंदर घुस पाना पॉसिबल नहीं है नॉर्थ से, एंड सिर्फ और सिर्फ जो भी इन्वेडर्स घुसे हैं वो पासेस के थ्रू घुसे हैं। कि इन हिमालयस माउंटेन के बीच में आप देखेंगे छोटे छोटे ये जो गैप हैं, इन छोटे छोटे पासेस के थ्रू ही हमारे इंडिया में घुस पाना पॉसिबल है, अदरवाइज नॉर्थ से इंडिया के अंदर घुस पाना किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, टोपोग्राफी बहुत रग्ड है एंड completely snow covered है, that is why it creates a very discouraging situation for the invaders to enter the India from these mountains। तो अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखें तो दिस इज द ग्रेट हिमालयाज माउंटेन्स, और हम इसके बारे में ही बहुत ग्रेट डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इसके क्या क्या फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, इसमें कौन कौन से डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हिमालयाज आर द सेकंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द नदर्न माउंटेन्स, दे आर द सेकंड माउंटेन रेंजेस। पहले कौन से थे सर? काराकोरम रेंजेस, ठीक है। सेकंड हम इंडिया के अंदर की जब हम बात करते हैं, ये आप देखें ये वाला था काराकोरम रेंज, फिर यहां से जो स्टार्ट हो गया है दिस इज नोन एज सर हिमालयन माउंटेन्स, जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर है। क्योंकि काराकोरम रेंज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज मेनली लाइंग इन द तिब्बतन रीजन, और ये इंडिया के अंदर ज्यादा लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे वाला जो एरिया है हिमालयास वाला जो एरिया है दैट इज मेनली कवरिंग द इंडिया, एंड दैट इज व्हाई दीज आर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन द नदर्न इंडिया, और इनको नदर्न माउंटेन्स का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट भी कहा जाता है। दे रन फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र अलोंग द नदर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। कि सर अगर आप देखें दिस इज इंडस रिवर, और इंडस से लेकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक रन करते हैं वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, एंड दे फॉर्म द नेचुरल बैरियर ऑफ इंडिया। दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर, हमने बात कर ली थी, एंड देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 इन द वेस्ट में इनकी विड्थ जो है वो 400 मीटर्स के आसपास है। वहीं पे ईस्ट में अगर मैं देखूं तो इट इज समवेयर अराउंड 150 किलोमीटर्स। तो इनकी विड्थ जो है वो भी बहुत वेरिंग है, एंड हाइट भी जो है बहुत वेरिंग है। टोटल स्ट्रेच जो कवर हो रहा है डिस्टेंस दैट इज 2500 किलोमीटर्स। दे लाई बिटवीन इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज के बारे में कि सर इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहा जाता है। सो पीपल एज आई टोल्ड यू, फिर से हम स्टोरी में वापस चलते हैं कि एंशियंट टाइम्स में हमारा जो अर्थ था वो आज वैसा नहीं था जैसा आज है। ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट अर्थ का जो लैंड मास है वो कंप्लीटली चेंज होता गया है। पहले हम सिर्फ एक लार्ज वाटर बॉडी और एक लार्ज लैंड मास थे, दैट इज पैंजिया एंड पैंथालासा। जब धीरे धीरे करके टेक्टोनिक मूवमेंट होना शुरू हुआ तो कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होना शुरू हुआ, अलग अलग कंट्रीज का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। और हमने बात की थी कि इंडिया जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का था पार्ट इनिशियली, सदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया का लैंड मास, बट ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज वो वहां से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ और नदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। अगर आप ये ध्यान से देखिए इस इमेज को कि इंडिया इज लाइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है ये।
ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ एंड फाइनली जाके टकराया किससे? सर यूरेशियन प्लेट से। एंड जब ये टकराव हुआ तो इसको बोलते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री बनना। जब दो बाउंड्रीज टकराती हैं तो लैंड मास उठता है। मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूं कि जब ये टकराई दो लैंड मास, इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर और यूरेशियन प्लेट जब टकराई तो यहां पे इनका कोलिजन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि सर राइज होना शुरू हुआ, ठीक है। एंड इसी राइज के कारण फॉर्म हुए हैं हिमालयन माउंटेन, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड होकर बने हैं, वो लैंड जो है वो फोल्ड होता गया और उठता गया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन। और यंग क्यों? क्योंकि बहुत रिसेंट फिनोमेना है, 10 मिलियन ईयर्स अगो ही पहले ये बना है, दैट इज व्हाई हिमालयाज आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। अगर आप कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो यू कैन सी हियर कि सर ये रहा तिब्बतन प्लेट्यू का पार्ट, ये रहा हिमालयज, और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तिब्बतन प्लेट्यू से टकराई तो यहाँ जो तिब्बतन प्लेट्यू के सेडिमेंट्स थे और टेथिस सी जो थी उनके बीच में, उनके सेडिमेंट्स राइज हुए एंड उसी से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। The Himalayas were formed as a result of the collision between the Indian plate and the Eurasian plate. Basically, it was a part of Indo-Eurasian plate. As a result of this collision, the sedimentary rocks which were settled in the large-scale depression in the Earth's crust called tethys were folded and formed the Himalayas. कि सर एक लार्ज डिप्रेशन था अर्थ क्रस्ट में, एक लार्ज एक बड़ी सी खाई थी या समुद्र जैसे हम बात कर सकते हैं, वहाँ कई सारे सेडिमेंट्स जमा थे। तो जब ये टकराए नॉर्दर्न इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो वो टेथिस सी का जो एरिया है वो फिल हो गया। यहाँ पर टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स हैं वो फिल हो गए और वो राइज हुए, और उन्हीं सेडिमेंट्स के कारण जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, दे आर नोन एज हिमालयास। और अच्छे से मैं आपको समझाऊं अगर इमेज के थ्रू, तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सर पेंजिया, पैंथालासा, बाद में ये डिवाइड हुआ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, जहां पर नदर्न लैंड को कहा गया लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड। अभी भी इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था। लेटर ऑन धीरे धीरे करके ये इंडो ऑस्ट्रेलियन का प्लेट का जो पार्ट है ये यहाँ से ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, और प्रेजेंट डे हम देखते हैं कि ये यहाँ से ड्रिफ्ट होते 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 ऊपर गया, यहाँ पे आके टकराया। टकराने के बाद राइज हुआ लैंड का, एंड उससे जो माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ दैट इज नोन एज हिमालयन माउंटेन्स। अब हिमालयन माउंटेन्स की हम बात करें तो सर इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस। रेंजेस क्या है? मैंने क्या बात की कि सर एक लंबा लैंड मास जिनमें कई सारी पीक्स और माउंटेन्स लोकेटेड हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस इमेज को कि टोटल कितनी लाइंस देखने को मिल रही हैं। हम इसको अगर हटा देते हैं तो इस वाले पार्ट को अगर इंक्लूड भी करें तो भी हम देखते हैं कि मेनली वी हैव 1 1 2 3, ठीक है। टोटल हमारे पास कितनी रेंजेस हैं? सर ये तो काराकोरम वाली रेंज हो गई। हम बात करते हैं हिमालयास की तो 1 2 3, और इन्हीं को कहा गया है 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयास, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री। जो ये वाला पार्ट है दिस इज ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री, देन वी हैव मिडिल हिमालयास और हिमाचल, सॉरी लेजर हिमालयास और हिमाचल, एंड देन वी हैव आउटर हिमालयास और द शिवालिक, ठीक है। वी हैव द ग्रेटर हिमालयास और द इनर हिमालयास दैट इज हिमाद्री, we have lesser Himalayas or the middle Himalayas Himachal, and then lastly we have the outer Himalayas or the Shivalik, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है। ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं जिसमें हम हिमालय को डिवाइड करते हैं और उसको पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं एक एक से करके इनके बारे में, बट इनका 3D इमेज अगर हम देख के समझने की कोशिश करें तो इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कि सर ये रहा शिवालिक का एरिया, ठीक है। फिर दूसरी रेंज जो है जो ऐसे लाई कर रही है, चल रही है, दैट इज हिमालयास, लेसर हिमालयास और हिमाचल, एंड लास्टली वी हैव द हायर हिमालयन और हिमाद्री। तो आपको अब समझ आएगा कि कैसे हम इनकी हाइट डिसाइड करते हैं, और आगे आप देखेंगे भी कि शिवालिक जो है उनकी हाइट कम है, फिर हिमाचल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लास्टली हिमालय की हाइट ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमने इन रेंजेस को डिवाइड किया है लॉन्जिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली दीज आर डिवाइडेड इनटू दीज सेक्शंस। सो दिस पार्ट इज शिवालिक, sorry, this part is Shivalik particularly we have, then we have Himalaya and this Himachal, ठीक है। All right, आगे हम बढ़ते हैं तो बात करते हैं वर्टिकल डिविजन्स के बारे में। तो वर्टिकल डिविजन्स में मेनली हमारे पास 4 डिविजन्स हैं, दैट इज वेस्टर्न हिमालय, देन वी हैव तिब्बतन और सेंट्रल हिमालय, देन वी हैव ईस्टर्न हिमालय, एंड लास्टली वी हैव पूर्वांचल, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बारे में, तो दैट इज ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री, ठीक है। ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री की बात करें तो दीज माउंटेन रेंजेस और पर्टिकुलरली दिस माउंटेन रेंजेस इट कंसिस्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयास और द हिमाद्री सेक्शन।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें अपने आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि सर इनकी हाइट सबसे ज्यादा थी, मैंने जो आपको 3D इमेज दिखाया था, तो इनकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस एंड इनकी जो सेडिमेंट से ये मेनली बने हुए हैं। आइए देख लेते हैं नदर्न मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालय। सर सबसे पहली चीज ये नदर्न मोस्ट हिमालय की रेंजेस हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द इनर हिमालयस। फाइन। फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द हिमालयस, डोमिनेट्स द एक्सट्रीम नदर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये नदर्न पार्ट में लाई कर रहा है, नदर्न फ्रंटियर्स में लाई कर रहा है इंडिया के। इट इज द नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस। और हिमालय की जो आउटर मोस्ट बैकबोन है इंडिया की तरफ से, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द, और वी कैन से द इनर मोस्ट जो है हिमालय, जहां से वो शुरू हो रहा है, जहां पे उसकी सबसे ज्यादा हाइट है, दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय दीज हिमाद्री ओनली। बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो आपने देखा कि हिमाद्री की जनरली जो हाइट है वो बहुत ज्यादा है। तो द एवरेज हाइट इट इज फ्रॉम 6100 मीटर एंड विड्थ लाइज बिटवीन 120 टू 190 किलोमीटर की हाइट सर 6100 मीटर है एवरेज। एवरेज जो हाइट है 6100 मीटर है एंड विड्थ जो है दैट इज 120 टू 190 किलोमीटर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस एंड इज स्नो बाउंड एंड मेनी ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रीजन। कंटिन्यूअस कैसे, अगर आप ध्यान दें तो क्या ये कहीं से भी बिखर रही है किसी तरीके से? नो सर, ये कंटिन्यूअसली चल रही है, इसके बीच में कोई भी मेजर पासेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड चूंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो यहाँ पे हमें कई सारे ग्लेशियर्स और माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं जहाँ लगभग सालों सालों तक बर्फ जमी हुई है और अभी तक वहाँ पे बर्फ जमी हुई है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूअस बेल्ट ऑफ द हिमालयाज, और इसी में हम बात करेंगे कि सर हिमाचल जो है जो हिमालय है वो यहीं पर लोकेटेड है। इट्स हैज हाईएस्ट पीक सच एज माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू हिल्स, धौलागिरी, नंगा पर्वत, हैविंग अ हाइट मोर देन 800 मीटर्स। एंड माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं कि 8848 मीटर्स, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे ऊंचा माउंटेन इसी हिमाद्री पर लोकेटेड है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। सो कंचनजंगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, जो इंडिया के अंदर हिमालय पड़ता है, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल तिब्बत के एरिया में पड़ता है, लेकिन कंचनजंगा है वो इंडिया के अंदर ही पड़ता है एंड इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। याद रखिएगा इस चीज को, बिकॉज 1 मार्क के लिए क्वेश्चन ये आ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी इसी माउंटेन रेंजेस पे एस्टैब्लिश हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुनोत्री ग्लेशियर। यहीं से रिवर गंगा और रिवर यमुना का ओरिजिनेशन होता है। तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं, एक बार क्विक रिकैप में अगर दूं तो हिमाद्री इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस। हाईएस्ट पीक्स जो है वो इसी हिमाद्री पर लोकेटेड है, जैसे हमने बात की थी माउंट एवरेस्ट के बारे में, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, और वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट यहीं पर लोकेटेड है 8848 मीटर्स की हाइट के साथ। और हम बात करें कि इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी इसी रेंजेस से निकल कर आती हैं, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री, जो कि इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिनेशन पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें तो सर हाई माउंटेन पासेस आल्सो एग्जिस्ट इन दिस रेंजेस। हाई माउंटेन पासेस की सर हाई माउंटेन्स पे बीच बीच में पासेस हैं, जैसे हम बात करें बारालाचला, शिपकीला, नाथुला, जोजीला एंड बोमीडीला। ये कुछ पासेस के नाम है जिसके थ्रू आप इस रेंज को पास कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये माउंटेन जो है दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस, तो इसीलिए इनके बीच में से तो कोई पासेस नहीं है, बट हाई माउंटेन्स पे या क्रॉसिंग्स आर देयर अवेलेबल। The Ganga and Yamuna rivers originate from here, from these Himalayas. The core of this part of Himalaya is composed of granite. और इस part of Himalaya की बात करें तो ये mainly granite से बना हुआ है। Granite अगर आपको याद हो वो metamorphic rock है। तो intense pressure और heat के चलते यहाँ जो rock है वो granite में convert हो गया है। limestone को जब intense heat और pressure में हम डालते हैं तो वो granite में convert हो जाता है। So इसी कारण से यहाँ के जो rocks हैं, यहाँ जो limestone से ये बना हुआ था वो अब granite में convert हो चुका है। प्रोमिनेंट माउंट पीक्स ऑफ हिमाद्री की हम बात करें तो दिस इज द लिस्ट, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जिसमें से इंडिया की हमने बात की थी कि इंडिया का माउंट एवरेस्ट है एंड सेकेंडली वी हैव द नंगा पर्वत, एंड बाकी सारे हम देखें नंदा देवी भी है, बट बाकी इंपॉर्टेंट देखें माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, अगेन मकालू नेपाल में है, धौलागिरी इज इन नेपाल अगेन, चोय ओयू ये अगेन नेपाल में है एंड अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा 8598 मीटर्स के साथ। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इट इज कंचनजंगा और ये हिमाद्री पर ही लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल हिमालयाज और हिमाचल की। इसको आप इस तरीके से याद रखिए कि सर हिमाचल वही हिमाचल प्रदेश वाला जहां पर मेन हिल स्टेशन हैं, कुल्लू मनाली है एंड इंपॉर्टेंट वैलीज है जहां पर हम अपने डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन हॉलीडेज के लिए जाते हैं। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे जो लाए करता है दैट इज हिमाचल, एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल्सो नोन एज लेजर हिमालय। आप इमेज में अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो सर दिस इज द हिमाचल रेंज जो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट तक।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया तक दिस इज हिमाचल। यहाँ पे हमने देखी थी हिमाद्री रेंज लाई कर रही है, उसके नीचे जो नेक्स्ट रेंज है इट इज लेजर हिमालय और हिमाचल, और इसका मेन जो पार्ट है आप देखें तो ये हिल स्टेशंस भी यहाँ पर लोकेटेड हैं। एंड उसके अलावा एक फीचर और आप देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसकंटिन्यूस, कई सारे इसके बीच में पासेस हमें देखने को मिल रहे हैं एंड ये काफ़ी डिसकंटिन्यूस है, और ये नॉर्थ ईस्ट में जाके टर्न भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस सेकेंड रेंज इज नोन एज हिमाचल रेंज। एवरेज एलिवेशन हमने देखा था, हाइट इसकी कंपैरेटिवली कम है, तो एवरेज एलिवेशन है 3500 से 4500 मीटर्स के बीच में। एवरेज विड्थ दो है वो भी कम है 75 किलोमीटर्स। रग्ड माउंटेन सिस्टम, बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही अप डाउन एंड बहुत ही अनइवन जो लैंडफॉर्म है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स से बना हुआ है बिकॉज दिस इज द मिडिल हिमालयस। तो अल्टर्ड रॉक्स एज इन की जो पूरी तरीके से टूटे भी नहीं है, एंड मतलब यहाँ पे डिफाइन कर पाना रॉक स्ट्रक्चर को पॉसिबल नहीं है ज़्यादा अच्छे से। कवर्स द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी हमें माउंटेन रेंजेस दिखते हैं वो इसी हिमालयन रेंजेस का पार्ट है, दैट इज हिमाचल हिमालयास, ठीक है। प्रोमिनेंट रेंजेस की हम बात करें तो वी हैव पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज एंड महाभारत रेंज। इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी फेमस हिल स्टेशंस लाइक शिमला, डलहौजी, Darjeeling, Jakarta, Mussoorie and Nainital. It also comprises of famous valleys like Kashmir Valley, Kullu Valley and Kangra Valley. तो important valleys भी यहाँ पर located हैं और hill stations भी यहाँ पर located हैं। तो अगर आप इस image को फिर से ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि सर ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आ रहा है, कश्मीर से लेकर सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेनली कंपोज कर रहा है। कई सारे हिल स्टेशंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लास्टली हम आ जाते हैं सदर्न हिमालयास या फिर शिवालिक में, या फिर हम इसको बोलते हैं आउटर हिमालयास, ठीक है। द सदर्न मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट बेल्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस। देखिए आउटर मोस्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो मेन हिमालय है उसके एकदम आउटसाइड में ये पड़ रहा है। इंडिया के अंदर ये जो शिवालिक रेंज इनर मोस्ट इंडिया में पड़ रहा है दैट इज द आउटर हिमालय, कि सर हिमालयन रेंजेस मेनली ये पड़ रही हैं बट इंडिया के अंदर यहाँ आ रहा है। तो मेन हिमालयास जो हैं वो ये हैं, तो दिस इज आउटर मोस्ट हिमालय, दिस इज लेजर हिमालय एंड दिस इज ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री जो मेन हिमालयास की रेंजेस हैं दैट इज ग्रेटर हिमालय, उससे कम लेजर हिमालय एंड दिस इज द आउटर हिमालय और शिवालिक। Runs parallel to the main ranges of the Himalayas. Parts of Shivalik form the foothills of Himalaya known as Terai. Foothills क्या होते हैं? This part. Basically हमने देखा था ना कि सर जो हिमालयन माउंटेन्स की हाइट हमने देखी थी कि ऐसे ऐसे ये हाइट है कि सर ये हो गए हिमाद्री, ये हो गया सर हिमाचल और ये शिवालिक। तो जो हिल्स के या फिर हम बात करें माउंटेन रेंजेस का जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे वो एंड हो रहा होता है इट इज़ नोन एज फुट हिल्स, और इसको हम तेराई रीजन भी बोलते हैं। और फुट हिल्स के आसपास जो प्लेन एरिया होता है उसको क्रीसेंट प्लेन या पीडमॉन्ट प्लेन भी कहते हैं। आगे नदर्न प्लेन्स की हम बात करेंगे कि दे आर द क्रीसेंट प्लेन्स और द पीडमॉन्ट प्लेन्स, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट हिमालय और द शिवालिक। अब ये रन कर रहा है पैरेलल टू द हिमाचल। इट इज ऑल्सो क्वाइट डिसकंटिन्यूअस इन इंडिया ओनली। आगे हम अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इट इज द लोवेस्ट, नैरोवेस्ट एंड द न्यूएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। एवरेज एलिवेशन जो है वो 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच में हमें देखने को मिलती है। विड्थ जो है वो 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में है। एंड ग्रेट नदर्न प्लेन्स के पास है, इट राइजेस स्टीपली। स्टीपली मतलब सर ये एकदम से राइज हो रहा है। ग्रेट नदर्न प्लेन्स या फिर हम पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो स्टीप राइज हो रहा है इस तरीके का, ऐसा सडन स्लो राइज नहीं है बल्कि हमें स्टीप राइज देखने को मिल जाता है। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, के सर जो पुराने अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं जो नए सेडिमेंट्स हैं उन्हीं से ये बना हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज अगेन, और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट रेंजेस को देख सकते हैं कि सर वी हैव द ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, वी हैव द लेजर हिमालय हिमाचल एंड वी हैव दिस थर्ड लाइन गोइंग ऑन द आउटर हिमालय और द शिवालिक। इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इनकी वर्डिंग्स को लेकर। सिंपल अगर आप लिखेंगे तो सिंपल वर्ड्स में अगर 5 पॉइंट्स भी लिख कर आ जाते हैं इट्स मोर देन इनफ। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो लगी क्या होगा कि सर इनका एलिवेशन कितना है, विड्थ कितना है, इनका पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, इनकी हाइट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी लोकेटेड है एंड ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। बात करें शिवालिक के बारे में ही आगे तो दे हैव लो हिल्स लाइक जम्मू हिल्स एटसेट्रा। द वैलीज लाइंग बिटवीन शिवालिक एंड लेजर हिमालयास आर कॉल्ड दून्स लाइक देहरादून, कोटली दून एंड पातली दून। दे आर द स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। क्या बताना चाह रहा हूं मैं, आप ध्यान से फोकस कीजिएगा कि सर सपोज दिस इज हिमाचल
एंड दिस इज शिवालिक। अब इन शिवालिक और हिमाचल के बीच में लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाई कर रही हैं। वैलीज मैंने क्या बात की थी कि सर दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में ये प्लेन एरिया लाई कर रहा है। दीज प्लेन एरिया आर नोन एज दून्स। यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है सर? दून। और वी हैव इंपॉर्टेंट दून्स लाइक पाटली दून, कोटली दून, देहरादून। ठीक है, तो दून्स क्या होते हैं? द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज। लॉन्जिट्यूडनल क्यों सर? लॉन्जिट्यूड, हॉरिजॉन्टल। द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक आर नोन एज दून्स। क्लियर? दे आर दी स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट और लकड़ियां भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं सर वर्टिकल डिवीजन के बारे में। तो वर्टिकल डिवीजन में हम बात करें, हॉरिजॉन्टल तो हमने देख ली, वर्टिकल डिवीजन के बारे में हम बात करें तो वी हैव मेजर इंपॉर्टेंट डिविजन्स, वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज एंड लास्टली वी हैव पूर्वांचल। बात करते हैं एक करके द वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में। बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर approximately 560 kilometer long and large portion of Punjab Himalayas is in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, so they are also called Kashmir and Himachal Himalaya। इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। ये जो वेस्टर्न हिमालय है इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। और चूंकि इनका लार्जर पार्ट जो है कश्मीर और हिमाचल में लाई करता है तो इन्हें कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। आप अगर ध्यान देंगे तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि सर बेसिकली इट इज लाइंग बिटवीन द सतलज रिवर, ये रही सतलज रिवर एंड दिस इज द इंडस रिवर। तो इसके बीच में ये जो हिमालयन रेंजेस लाई कर रहे हैं, ये पूरे हिमालयन रेंजेस जो लाई कर रहे हैं, दीज आर द वेस्टर्न हिमालयाज और द पंजाब हिमालयाज। और इनको हम मेनली कश्मीर हिमालय भी कहते हैं या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द जनरल एलिवेशन फॉल्स वेस्टवर्ड्स, ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम फ्लो थ्रू दिस। कि सर इंडस रिवर सिस्टम की जो मेजर रिवर्स हैं वो इसी सिस्टम से फ्लो करती हैं। फॉर्म्ड बाय लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड पीर पंचाल रेंज। वेस्टर्न हिमालय की ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं सर, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। और इंडस रिवर की जो मेजर रिवर्स हैं वो इसी के थ्रू होते हुए बहती हैं, हमने देखा। बात करें सेंट्रल हिमालयाज के बारे में तो इट एक्सटेंड्स थ्रू उत्तराखंड इन इंडिया एंड नेपाल इन नेपाल एरिया। तो ये रहा उत्तराखंड का एरिया, जो सेंट्रल हिमालय है उत्तराखंड एंड मेजरली नेपाल में ये लाई करता है। और इसी पे हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है वो इसी में लोकेटेड है। कुमाऊं हिमालयाज जो उत्तराखंड में लाई कर रहा है, इट इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर आर नोन एज कुमाऊं हिमालय। सतलज रिवर, काली रिवर, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन लाई कर रहा है इंडिया के अंदर, इट इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। बेसिकली उत्तराखंड में जो हिमालय का एरिया लाई कर रहा है, इट इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। नेपाल हिमालय, सर जो एरिया नेपाल में मेनली लाई कर रहा है दैट इज नेपाल हिमालय। दे लाई 800 किलोमीटर बिटवीन रिवर काली इन द वेस्ट एंड रिवर तिस्ता इन द ईस्ट। द ग्रेट हिमालय रेंज अटेन्स मैक्सिमम हाइट इन दिस पोर्शन। और हिमालय की जो हाइट है वो मैक्सिमम है इस हिमालयन रेंज में। इसी हिमालयन मतलब इस नेपाल हिमालय के एरिया में ही हम देखते हैं कि हिमालय की हाइट जो है वो मैक्सिमम पीक अटेन करती है। सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी आर लोकेटेड हेयर ओनली। तो अगर हम देखें मैप में तो दिस इज द नेपाल हिमालयन पार्ट और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पीक्स हैं वो इसी नेपाल हिमालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्टर्न हिमालयाज की ओर। ईस्टर्न हिमालयाज में हम देखते हैं भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया ये कवर करता है। सो दिस इज द ईस्टर्न हिमालय। अगर आपको ध्यान से देखें इस इमेज को तो ये हो गया था सर वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, दिस इज ईस्टर्न हिमालय। और ये मेनली लाई कर रहा है भूटान, वेस्ट बंगाल, देन वी हैव सिक्किम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, This part of the Himalayas lies between the Tista river in the west and the Brahmaputra Dihang river in the east. अगर मैं आपको दिखाऊं तो this is Tista river here and Brahmaputra river Dihang in the east. ठीक है, it stretches for a distance of about 720 किलोमीटर। और इसका जो डिस्टेंस है वो 720 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑल्सो नोन एज दी असम हिमालय। इसको मेनली हम असम हिमालय भी कहते हैं क्योंकि मेजर पार्ट जो इस हिमालय का है वो असम में लाई करता है। द ईस्टर्न हिमालयाज ऑक्यूपाई मेनली द एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। और मेनली एक इस एरिया में भी हमें देखने को मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश और भूटान के एरिया में। एंड लास्टली हम आ जाते हैं पूर्वांचल, जो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हमें पूरे देखने को मिलते हैं या जिसके ऊपर हम कह सकते हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट बसा हुआ है, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल माउंटेन। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे आने के बाद ड्यू टू रिवर ब्रह्मपुत्र ये माउंटेन्स जो हैं ये टर्न हो जाते हैं इंडिया की ओर। ऑल्दो ये सीधे जा सकते थे बट ऐसे ना जाकर ये यहाँ की ओर टर्न ले लेते हैं, इंडिया की ओर ही टर्न ले लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं शार्प। एंड इसी ये जो एक्सटेंशन है इस माउंटेन रेंजेस का, दिस एक्सटेंशन यू कैन सी, दिस इज नोन एज पूर्वांचल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि सर ये वाला जो माउंटेन रेंज है दिस इज द माउंटेन रेंजेस विच इज नोन एज ईस्टर्न एंड दिस इज पूर्वांचल।
ठीक है। नागा हिल, पटकई हिल्स, नागा, मीजो एंड पटकई हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये अगर आप देखें, एंड दीज आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स। Eastern extension of the Himalaya, it bends sharply to the south beyond the Brahmaputra river and spreads along the eastern boundary of India with Myanmar, located in the states of Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. So this is known as पूर्वांचल हिमालय। ये वाला जो रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज पूर्वांचल हिमालय, और इसी पे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है लोकेटेड है, पटकई हिल्स, मीजो हिल्स एंड नागा हिल्स, ठीक है। बात करते हैं आगे, फॉर्म्ड बाय पटकई हिल्स, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स। मैंने आपको दिखाया, दिस इज पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, गैरो खासी एंड जयंतिया हिल्स, और इसी के साथ साथ गैरो खासी एंड जयंतिया भी हैं, दिस 3 हिल्स। ये टर्न लेकर इस तरीके से आता है, गैरो खासी जयंतिया हिल्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये मेनली बनी हुई हैं सेडिमेंट्री रॉक से, जो सैंडस्टोन होता है उसी से ये हिल्स जो है बनी हुई हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालय, सर हिमालयाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सर्व एज क्लाइमेटिक बैरियर, सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर सच एज इंडस एंड गंगा। पेरिनियल रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है, पेरिनियल जो पूरे साल बहती है, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे ड्रेनेज में, बट पेरिनियल का मतलब होता है पूरे साल बहने वाली नदियाँ। तो जो ग्लेशियर हमने बात की थी, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड इंडस रिवर भी जिस उससे निकल रहा है, बुखड़छू शायद उस ग्लेशियर का नाम है, तो वहाँ से जो ये निकल रही हैं रिवर्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है ये माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं। रग्ड टेरेन हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो वाटरफॉल हो रहा है इन ग्लेशियर से, उसका इस्तेमाल करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल। ऑल्सो हैव सेवरल हिल स्टेशन विच सर्व एज टूरिस्ट अट्रैक्शन, और कई सारे हिल स्टेशंस भी यहाँ पर लोकेटेड हैं जो कि टूरिस्ट का एक बहुत ही अट्रैक्शन स्पॉट है। तो इन हिमालयाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सिग्निफिकेंस है कि ये हमें नेचुरल बैरियर प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नॉर्थ से जो एक्सट्रीम ठंडी हवाएं आती हैं उससे भी हमें बचाते हैं, और हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हिमालयाज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे आ जाते हैं फ्रेंड, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ये भी वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्म जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया के अंदर, और हम देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं। बट आपको अगर हिमालय समझ आ गया है तो इसको समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंडिया इज द लैंड ऑफ वेरी टोपोग्राफी, नॉर्दर्न प्लेन्स दे स्ट्रेच ऑफ लेवल एंड फर्टाइल लैंड। बेसिकली ये जो पार्ट है पूरा, जो लेवल और फर्टाइल लैंड है, जो प्लेन लैंड है और फर्टाइल है काफ़ी ज़्यादा, दिस इज नोन एज नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। हम बात करें द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल की बनी हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है जो डिपोजिशन के कारण बनती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन लाइंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम दिस फर्टाइल प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है, एंड ब्रेड जो है 150 से लेके 320 किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है इस पे फोकस करते हैं हम, ठीक है। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over million of years formed this fertile plain। क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, हमने क्या देखा था, ये रहे सर हिमालयन माउंटेन्स, और ये हम आ गए शिवालिक के फुटहिल्स पे। हमने क्या बात की कि सर रिवर्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं, बहकर आ रही हैं और फिर इन प्लेन्स में एक्सटेंड हो जा रही हैं। डेफिनेटली सर हो रही हैं। ये रिवर जब बह रही हैं तो अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर और इरोजनल एक्टिविटी करके ला रही हैं, और जब ये प्लेन पे आती हैं तो ये कंकड़ पत्थर और रॉक्स को ये यहाँ पे सेटल कर देती हैं, ठीक है। अब ये रॉक्स मिलियन ऑफ ईयर्स तक ब्रेक डाउन होकर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो सॉइल फॉर्म हो रही है इट इज एलुवियल सॉइल। एंड ये प्लेन्स को अगर आप लोकेशन को देखेंगे तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के जस्ट नीचे फॉर्म हो रही है, जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो फ्लो कर रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है, उसी के जस्ट नीचे जो रिवर्स का पार्ट है आप देखेंगे तो दिस इज द प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन एरिया के रिवर्स जहां पर नीचे डिसेंड कर रही हैं प्लेन में और पूरा डिपोजिशनल एक्टिविटी कर रही हैं, वहीं पर फॉर्म हुआ है नॉर्दर्न फॉर्मेशन हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। डिपोजिशनल प्लेन रिवर्स आके उन कंकड़ पत्थर का डिपोजिशन कर रही है। क्यों? क्योंकि जब वो माउंटेन रेंजेस से नीचे आ रही है तब तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो प्लेन पे आ गई तो उनकी स्पीड स्लो हो गई, जिसके कारण वो जो कंकड़ पत्थर और जो भी सेडिमेंट्स लेकर आए थे वो यहाँ पे जमा कर देंगे, और उसको जमा करने के कारण क्या होगा कि उन कंकड़ पत्थरों का इस्तेमाल करके उनमें मिनरल्स ज़्यादा है, तो उससे जो सॉइल बनेगी वो बहुत फर्टाइल होगी। तो आप देखेंगे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये सब यहाँ पर आके फ्लो हो रही हैं और वो सब यहाँ पे डिपोजिशनल एक्टिविटी कर रही हैं, और इसी डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण इस प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सॉइल बाय 3 मेजर रिवर्स, और ये किसके काम से हो रही है सर? 3 मेजर रिवर्स। सबसे पहले इंडस,
इस पूरे पार्ट में, देन वी हैव गंगा इस पूरे पार्ट में, एंड लास्टली वी हैव ब्रह्मपुत्र इस पूरे पार्ट में. सो वी हैव 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इनके जो डिपोजिशनल एक्टिविटी हो रही हैं along with their tributaries, it is known as the northern plain area. आप इसको अगर और ध्यान से देखेंगे, this plain spreads over this much area and it is the densely populated physiographic division. ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में स्प्रेड कर रहा है, and it is one of the most densely populated area of the India. क्यों? क्योंकि पहली चीज सर फर्टाइल प्लेन है, प्रॉपर इरिगेशन का सोर्स है, एंड प्लस एग्रीकल्चर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई पॉपुलेशन जो मेनली हम देखते हैं वो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है इन इंडिया में. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally very productive part of India. And because यहाँ पे soil बहुत fertile है, agriculture के लिए proper सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं, that is why it is one of the most populated areas of the India. The rivers coming from northern mountains are involved in depositional works. In the lower coast, due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island. रिवराइन आइलैंड क्या है कि सर रिवर बह के आ रही है, ठीक है, आगे आगे बह के जाना शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी कम हुई, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से रिवर बह के जा रही है. बीच में एक लैंड पार्ट छोड़ दिया है, बीच में एक लैंड पार्ट छोड़ दिया है, इस तरीके से रिवर की जो वेलोसिटी कम होने के कारण वो डिवाइड हो रही है. इट इज़ दी रिवराइन आइलैंड. और मजूली आइलैंड की हम बात करें तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. मजूली आइलैंड, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. मजूली आइलैंड जो कि लोकेटेड है असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, तो इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड. बात करते हैं हम द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज. क्या होता है कि जब रिवर अपने लोअर चैनल पे आती है, तो वो जब बहुत लोअर चैनल पे आ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और सिल्ट के कारण क्या होता है, वो अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी. और ट्रिब्यूटरी क्या होगी, जब कोई दूसरी रिवर आके इसमें मिल रही है, दिस इज नोन एज ट्रिब्यूटरी. और जब एक मेन रिवर डिफरेंट रिवर्स में डिवाइड हो रही है, इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी. बात करें सब डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो इसमें मेनली हम इसको वर्टिकली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द इंडस रिवर बेसिन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इंडस रिवर के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है, इट इज इंडस रिवर बेसिन, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है, इट इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. आप यहाँ पे एक चीज और भी फोकस कीजिएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा रिवर है, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं. तो आइए समझते हैं इन दोनों डिविजन्स के बारे में. The Indus River Basin, sir, it is drained by Indus River and its tributaries. अगर आप ध्यान से देखेंगे, Indus River and उसकी tributaries के कारण, that is चेनाब, झेलम, then we have रावी, then we have सतलज, and then lastly we have बियास. इन सारी रिवर्स के कारण जो ये नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है, और देखेंगे आप इसका मेजर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई कर रहा है. इंडिया के अंदर एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, जो कि सिर्फ इतना पार्ट है, सिर्फ ये प्लेन जो है इंडिया के अंदर लाई कर रहा है. एंड जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण फॉर्म हो रहा है, इट इज नोन एज इंडस रिवर बेसिन, ड्रेन्ड बाय इंडस रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरीज विच इज सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब एंड झेलम. मोस्ट ऑफ द बेसिन लाइज इन पाकिस्तान. एवरेज हाइट इज 200 to 240 मीटर्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पंजाब प्लेन्स. क्योंकि ये पंजाब के मेजर एरिया को अगर आप देखेंगे, पंजाब इसी कारण से इसको पंजाब कहा गया है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स. पंजाब क्यों? क्योंकि ये 5 रिवर्स उस लैंड में से, ये अगर आप इस एरिया को देखें तो ये 5 रिवर पंजाब के एरिया को ड्रेन करती हैं, एंड दैट इज वाई इसे मेनली भी कहा जाता है पंजाब प्लेन्स. सो दिस रीजन इट इज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ दिस एरिया. ठीक है, एक बार इमेज में आप अच्छे से इसको देख लीजिए. सो दिस इज द इंडस रिवर बेसिन का नॉर्दर्न प्लेन, और इसका एक छोटा सा पार्ट जो है वही सिर्फ इंडिया में लाई कर रहा है, एंड मेनली इट इज कवरिंग द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. इट लाइज इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. Doab is made up of 2 words, do meaning 2 and ab meaning water. Similarly, Punjab is also made up of 2 words, Panj means 5 and ab means water. अगर आप ध्यान देंगे तो जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि आप पंजाब के एरिया को अगर देखेंगे तो ये इन 5 रिवर्स के बीच में लाई कर रहा है. तो पंजाब, पंज मीन्स 5, आब मीन्स वाटर, 5 नदियों से बना हुआ जो लैंड है दैट इज पंजाब. और वहीं मैं बात करूं कि एक टर्म और यूज होता है दोआब. तो मैक्सिमम जो लैंड है पंजाब का वो दोआब रीजन है. दोआब क्या होता है?
सर दो रिवर्स के बीच का एरिया, जैसे हम बात करें झेलम और चेनाब के बीच का ये जो लैंड एरिया है, दिस इज दोआब। सर चेनाब और ब्यास के बीच का ये जो लैंड एरिया है, दोआब एरिया। ब्यास और सतलज के बीच का जो ये एरिया है, दिस इज दोआब एरिया। तो ये दोआब एरिया बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि इसके आसपास ये जैसे आप देखें कि दिस इज बारी दोआब, दिस इज रेचना दोआब, दिस इज जेज दोआब, दिस इज सिंध सागर दोआब एंड दिस इज बेस्ट दोआब। तो हर नदी के बीच में एक लैंड पड़ रहा है, ठीक है, नदियों के बीच में एक लैंड एरिया पड़ रहा है। तो दिस इज नोन एज, दिस लैंड एरिया इट इज नोन एज दोआब एरिया एंड दैट इज वाई पंजाब का जो एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल एरिया, इसीलिए आप देखते हैं कि उसे हम वीट बास्केट भी कहते हैं इंडिया का, क्योंकि वीट का जो प्रोडक्शन है पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न यही है कि मेजर रिवर्स जो है उस लैंड को ड्रेन कर रहे हैं एंड इट इज़ अ दोआब रीजन, तो बहुत ही फर्टाइल रीजन है वो। अब आते हैं मेनली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन, जो कि है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन कंपोज्ड ऑफ 2 रिवर बेसिन्स, गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। और अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये ब्लू लाइंस जो दिख रहे हैं कितना एक्सटेंसिवली ये रिवर्स इस पूरे एरिया को कवर कर रही हैं। और ये नदर्न प्लेन्स का मेजर पार्ट भी है, आप देखें तो ये पूरे एरिया में जो गंगा रिवर है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, चंबल, then we have Betwa, Tamas, Son, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi. Then for this river we have this Subansiri, Lohit. Then we have Damodar river, Padma river. All these rivers, Meghna later on it's becoming. So Ganga and Brahmaputra के rivers के deposition के कारण जो भी plain form हो रहा है, it is the Ganga Brahmaputra basin. द गंगा बेसिन, बात करते हैं पहले गंगा बेसिन के बारे में, सेपरेटली एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म्ड बाय गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट कवर्स 25% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑल्दो इंडस की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर्स है, बट जो उसका मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। करेंटली इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है इट इज द गंगा रिवर, ऑल्सो नोन एज द गंगा प्लेन। एवरेज हाइट इज 30 to 150 मीटर। तो इस प्लेन को हम गंगा प्लेन भी कहते हैं और इसका मेजर पार्ट जो है इंडिया के अंदर लाई करता है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा पार्ट है ये गंगा प्लेन का पार्ट है एंड मेजर पार्ट जो नदर्न प्लेन्स का है ये गंगा प्लेन का ही है। जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, लाइज इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और ये इन मेजर स्टेट्स में लाया करता है और कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी उसे ज्वाइन करती हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वी हैव यमुना, वी हैव गंडक, वी हैव कोसी, ठीक है, ये हिमालय से आ रही हैं। देन टॉकिंग अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू वी हैव चंबल, वी हैव बेतवा, वी हैव सोन एंड वी हैव दामोदर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं ये इस नदर्न प्लेन को फॉर्म कर रही हैं एंड दिस इज द प्लेन फॉर्म्ड बाय द गंगा प्लेन, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है जो नदर्न पार्ट है, अब ऊपर जाके देखेंगे तो वो इंडस प्लेन है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये गंगा प्लेन है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन की, तो ये मेनली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर फॉर्म होता है ब्रह्मपुत्र बेसिन के कारण जो भी नदर्न प्लेन फॉर्म हो रहा है। Formed by Brahmaputra river and its tributaries, the length is 2700 kilometers, average height is 100 meters. In India, most of the basin lies in the states of Assam, and that is why इसे असम प्लेन भी कहते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा जो रीजन है, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो ये इंडिया की असम बाउंड्रीज हैं और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर जो प्लेन फॉर्म हो रहा है इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। आप इसको अगर यहाँ पे देखेंगे तो और ध्यान से क्लियर होगा कि ये सर इंडिया की बाउंड्री है, ये यहाँ से असम में एंटर कर रहा है एंड मेजर जो इसका पार्ट है ये असम एरिया में लाई कर रहा है और लेटर ऑन ये बांग्लादेश में एंटर होके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाता है। द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज सेवरल ट्रिब्यूटरीज जॉइनिंग इट ऑन राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। राइट बैंक की हम बात करें तो वी हैव सुबानसिरी, वी हैव मानस, वी हैव तिस्ता, वी हैव दिबांग, वी हैव लोहित, देन वी हैव बुरही दिहिंग, वी हैव दिस धानसिरी and all these rivers are basically the right bank and left bank tributaries of the Brahmaputra और यही मिलकर बनाती हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन का नदर्न प्लेन। So this is the image। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिवीजन के बारे में, नदर्न प्लेन के स्ट्रक्चरल डिवीजन के बारे में कि सर नदर्न प्लेन को भी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 मेजर पार्ट? सर वी हैव दी भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर, ठीक है। वी हैव भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चारों टर्म आपने समझ लिए तो पूरा नदर्न प्लेन्स आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए इनके बारे में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक एंड स्लोप दिस रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन सा? सर पहला है भाबर, फिर है तेराई, देन वी हैव खादर एंड भांगर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि रिवर जब हिमालय से नीचे उतर कर आई, ठीक है,
वो फ्लो होना शुरू होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस तरीके से इसको समझिएगा। जब वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन जो वो कर रहा है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है दैट इज भाबर। भाबर क्या है? जब रिवर डिसेंड हुई माउंटेन से तो जो बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर थे, रिवर की स्पीड यहाँ आकर कम हो गई, बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर जो थे वो इस एरिया में सेटल डाउन हो गए। सो दिस रीजन इज भाबर एरिया। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अब ये क्योंकि रिवर यहाँ पे एमर्ज हुई है और पानी का बहाव अभी भी ठीक ठाक है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ना शुरू हो जा रहा है। मॉइस्चर जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मॉइस्चर बढ़ने के कारण डिपोजिशनल एक्टिविटी भी यहाँ पर हुई है, तो सॉइल भी जो है वो स्वैम्पी सी है क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे पानी आता जा रहा है। तो ये रीजन जो है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वैम्पी दलदली इलाका है और काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे और फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, दिस इज तेराई रीजन। नदी जैसे जैसे आगे बही तो क्या हो रहा है कि नदी में दो एरियाज हैं, एक होता है फ्लड प्लेन और एक होता है मेन एरिया। तो जहां पर नदी बह रही है और उसके आसपास का एरिया दैट इज खादर, और जो उसके ऊपर ऐसे पुराने कंकड़ पत्थर से एरिया बन रहा है दैट इज भांगर। मैं और क्लियरली इसको समझाता हूं, बट इस इमेज को आप देखिए और समझिए कि क्या बात हम कर रहे हैं। बात करते हैं भाबर के बारे में। इट इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक विथ अ रिमार्केबल स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडस टू द टीस्ता. It is a porous and pebbled plain which has been created by the depositing of granules and pebbles brought by the river descending from the Himalayas, which is also known as alluvial fan of the Shivalik. Sir, शिवालिक की हमने बात की, आउटर मोस्ट हिमालय, ये आ गया फुट प्लेन्स। शिवालिक से जब रिवर नीचे डिसेंड कर रही है तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो उसने यहाँ डिपॉजिट करने शुरू कर दिए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज भाबर एरिया। जो बड़े बड़े पेबल्स हैं और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इस एरिया में डिपॉजिट किए जा रहे हैं। होता क्या है कि इस भाबर एरिया में जनरली जो रिवर है वो हमें दिखना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये पत्थरों के नीचे, क्योंकि वो स्ट्रीम है अभी पतली सी, बहुत माइटी रिवर अभी वो नहीं बनी है, वो एक स्ट्रीम के फॉर्म में नीचे आ रही है। तो वो स्ट्रीम जो है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुप जाती है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि रिवर जो है यहाँ पर डिसअपियर हो गई है। अब आप इस 3D इमेज में इसको देखेंगे, थोड़ा अलग इमेज में, रिवर यहाँ से डिसेंड कर रही है, ये शिवालिक है, शिवालिक के फुट हिल्स ये रहे, रिवर ने डिसेंड किया, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ पर उसने जमा कर दिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि रिवर की ये स्ट्रीम है, बट पत्थरों के नीचे ढक जाने के कारण ये डिसअपियर सी दिख रही है हमें, ठीक है। सो दिस रीजन इज नोन एज भाबर एरिया। भाबर के बाद जब वो प्लेन एरिया में आती है तो यहाँ पर बहुत दलदली और बहुत मिट्टी वाला इलाका बन जाता है, क्योंकि सडनली बहुत मॉइस्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एंड मिट्टी का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ की जो मिट्टी वो दलदली है, इस एरिया को कहते हैं तराई रीजन। और जब रिवर कंटिन्यू करती है अपने इस पाथ को, तो आप देखेंगे कि इस पाथ में ये वाला जो रीजन है इट इज फ्लड प्लेन, ठीक है। इस पाथ में जब वो मेन प्लेन पे आ जाती है तो रिवर के आसपास का जो ये वाला एरिया है इट इज नोन एज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है कि सर, जब नदी में कभी भी बाढ़ आएगी तो उसका पानी कितने एरिया तक फैलेगा, कितने प्लेन एरिया तक फैलेगा, इट इज फ्लड प्लेन। तो जब भी इस नदी में बाढ़ आती है इसका पानी इधर फैलता है, इस एरिया तक आता है। पानी फैलने से क्या होता है कि ये इस वाले डिपॉजिट को लाके इधर जमा कर देगा और यहाँ पे नए डिपॉजिट जमा होंगे, ठीक है। अब कई सालों से ये प्रोसेस चली आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया है ये एक हाई एरिया बन चुका है डिपोजिशन के कारण, और यहाँ पर जो भी मिट्टी है वो बहुत पुरानी मिट्टी है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन ने उनको बहा बहा के साइड कर दिया है। और खादर वाला जो एरिया है, जो फ्लड प्लेन वाला एरिया है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी नई मिट्टी है, क्योंकि हर साल फ्लड्स आते हैं और वो नई मिट्टी वहाँ पर जमा करता है। तो ये जो नई मिट्टी का एरिया है दैट इज खादर एरिया, और जो ये पुरानी मिट्टी का एरिया है उसी के साइड में दैट इज नोन एज भांगर एरिया। आई होप ये इमेज आपके माइंड में थोड़ी सी क्लियर हो पाई होगी। और डिटेल में इसको हम समझते हैं तेराई के बारे में। इट इज फाउंड इन द साउथ ऑफ द भाबर रीजन विच इज कंसिस्ट ऑफ फाइन सैंड एंड मड। कि सर यहाँ पर तो बोल्डर्स हैं, इसके साउथ में हम आ जाते हैं तो ये वाला तेराई रीजन आता है। यहाँ पे सैंड और मड हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो इरोजनल एक्टिविटी है वो यहाँ पर अच्छी है और सॉइल फॉर्मेशन भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। सॉइल पूरी बनी नहीं है बट सैंड और मड जो फाइन मटीरियल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके कारण क्या होता है, रिवर्स दैट डिसअपियर इन द भाबर रीजन रीअपियर इन द सर्फेस इन तराई रीजन। अर्लियर इट वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट बट नाउ रीजन बीइंग चेंज्ड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। तो पहले ये लैंड क्योंकि स्वैम्पी है, बहुत ज़्यादा दलदली सा मार्शी सा इलाका है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट कवर हमें यहाँ पर देखने को मिलता था। बट चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो हमने इस एरिया को क्लियर किया है और अभी हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है भांगर साइड वाला जो एरिया है। इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल हायर देन खादर। द एक्सपांशन ऑफ भांगर रीजन इज फाउंड इन द रीजन बिटवीन टू रिवर्स दोआब, फॉर एग्जाम्पल गंगा यमुना दोआब एंड द प्लेन ऑफ सतलज। तो जनरली हम देखते हैं कि जो भांगर रीजन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है सर, वो हमें देखने को मिलता है दोआब रीजन में, कि जहाँ पर दो रिवर्स के बीच का एरिया जो है दिस रीजन, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो इनके बीच में ये वाला जो लैंड है
यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा सर, भांगर सॉइल, क्योंकि ये तो फ्लड प्लेन है दोनों रिवर्स का, तो यहाँ पर तो न्यू सॉइल है, बट इसके बीच में ये जो एरिया है जो हायर हो गया है थोड़ा सा, दैट इज नोन एज भांगर एरिया. Khadar, it has been made by the deposition of new alluvial soil and is rather a lowland. It became fertile because of the flood water reaches every year. Bihar, Eastern Uttar Pradesh and West Bengal are coming under Khadar region. ठीक है, तो इस इमेज से अगर आप फिर से एक बार पूरा चीज़ रिकॉल करें, रिवर जो है माउंटेन से डिसेंड कर रही है, यहाँ पर आकर वो बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर जमा कर रही है, दैट इज भाबर एरिया. स्ट्रीम यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, स्ट्रीम वापस से ग्राउंड में रीअपियर होती है. यहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले का जो मटेरियल है वो देखने को मिलता है, और स्वाम्पी रीजन है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है. इट इज़ नोन एज तराई रीजन. स्ट्रीम जो है कंटिन्यू कर रही है और आ रही है प्लेन्स में. प्लेन्स में आने के बाद ये जो रीजन है, दिस इज फ्लड प्लेन. तो यहाँ पे सॉइल जो अपना डिपोजिशन करेगी, जो कंकड़ पत्थर जमा करेगी, वो हर साल चेंज होंगे. क्यों? क्योंकि फ्लड आते हैं, कई बार नदी में बारिश होती है तो पानी फैलता है, तो जो डिपोजिशन है वो आसपास के एरिया में होता है. बट जब पानी फैल रहा है तो वो क्या कर रहा है, यहाँ जो ऑलरेडी मिट्टी थी उसे बहा कर ले जाकर साइड में ऐसे स्लोप बना दे रहा है, ऐसे ऊंचा स्लोप बना दे रहा है. फाइन, यहाँ पर लाकर इसे ऐसे ऊंचा स्लोप बना दिया इसने, हाइट वाला स्लोप. और यहाँ पर जो सॉइल है वो पुरानी सॉइल है, बहुत सालों से जमा हो रही है, और मेनली यहाँ पे कंकड़ पत्थर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. वहीं पे खादर की मैं जब बात करता हूँ तो खादर जो है वो न्यू सॉइल से बना हुआ है, हर साल चेंज होता है. यहाँ पे कंकड़ पत्थर का जो जो कैलकेरियस मटेरियल होता है वो कम होता है. बेसिकली जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जिनसे सॉइल फर्टाइल होती है वो खादर में पाए जाते हैं. तो आई होप ये 4 फिजिकल डिविजन्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के. आगे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स. सर, हैज रिच सॉइल कवर एंड कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट. मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, फेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फर्टाइल सॉइल, मैनी रिवर्स, फेवरेबल क्लाइमेट. कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो पूरा एरिया है ये बहुत सारी रिवर से ड्रेन हो रहा है, सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है. तो इरिगेशन करने के लिए और एग्रीकल्चर को प्रॉपरली करने के लिए यहाँ पे दोनों फैक्टर्स अवेलेबल हैं, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर फॉर इरिगेशन. एंड इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द इंडिया. आते हैं अब थर्ड इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर के ऊपर, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब आप इस इमेज को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं समझा देता हूं प्लेट्यू क्या होता है. आसपास का लैंड आपको दिख रहा है, ऑलराइट सर. उसके बीच में ये एक हाई टेबल लैंड दिख रहा है कि सर साइड से उठा हुआ है और फ्लैट है. दिस टेबल लैंड इज नोन एज प्लेट्यू. इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू. के आसपास के फ्लैट लैंड में जो उठा हुआ टेबल लैंड होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू. और पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो सर जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स. बे ऑफ बंगाल, वी हैव इंडियन ओशन, एंड देन वी हैव अरेबियन सी. तो यहाँ पर ये जो पेनिनसुलर एरिया में ये जो उठा हुआ पार्ट है, एक टेबल लैंड, राइजिंग टेबल लैंड वाला जो पार्ट है, इट इज नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है, जो हाई टेबल लैंड होता है उसको प्लेट्यू बोलते हैं. और पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इज लाइंग इन द पेनिनसुला. पेनिनसुलर रीजन कौन सा होता है? विच इज सराउंडेड बाय रिवर ऑन द 3 साइड्स और वाटर ऑन द 3 साइड्स. ठीक है. The peninsular plateau is stable land composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. कि सर ये old crystalline, igneous और metamorphic rocks का बना हुआ है. igneous जो लावा के निकलने के कारण बनता है, metamorphic rocks जो बहुत हीट और प्रेशर के कारण चेंज होता है. और हमने अगेन क्या बात की थी कि peninsular plateau is the oldest land mass of India. कैसे, आगे उसके बारे में हम बात करते हैं. It lies between northern plains in the north and coastal plains in the south, Aravalli hills in the west and Chota Nagpur plateau in the east. तो अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन आता है, साउथ में सदर्न प्लेन्स आते हैं, वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अरावली हिल्स आते हैं, ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है. टोटल एरिया इज 7,05,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड मेड अप ऑफ हार्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो अगर आप ध्यान दें तो इस रीजन को हम जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. और मैंने जो बात की कि इसकी अगर हम बाउंड्रीज को देखें तो वेस्ट में वी हैव अरावली रेंज, यहाँ पर वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ में वी हैव दिस सदर्न प्लेन्स एंड हमने बात की थी नॉर्थ में दिस नॉर्दर्न प्लेन. तो उसके बीच का ये जो लैंड हमें देखने को मिल रहा है, मेनली दिस लैंड, दिस टेबल लैंड,
इट इज़ नोन एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, ये बात आई होप यहाँ तक आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला बात क्लियर है कि ये बाकी के एरिया से थोड़ा उठा हुआ एरिया है। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज़ क्वाइट ट्रैंगुलर इन शेप, ब्रॉडर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में काफ़ी चौड़ा है, एंड साउथ में जब हम आते हैं तो काफ़ी छोटा हो जाता है। हायर इन द साउथ देन इन नॉर्थ, कि साउथ में ऑल्दो ये इसकी विड्थ कम है बट हाइट ज़्यादा है, वहीं पे नॉर्थ में इसकी विड्थ ज़्यादा है बट हाइट क्वाइट कम है। एंशियंट लैंड मास, अगेन वही स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई कि सर पैंथलासा, पेंजिया डिवाइड हुआ, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया बना। लेटर ऑन यही गोंडवाना लैंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से वो इंडिया का जो पार्ट है वो ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ में आकर टकराया यूरेशियन प्लेट से। तो नदर्न पार्ट जो है वो तो फोल्ड होके यूरेशियन प्लेट के साथ मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन जो सदर्न पार्ट है वो अभी भी अनटच्ड है। जैसा वो यहाँ पर था पेंजिया के साथ, वैसा वो आज भी है, एंड दैट इज वाई इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ ग्लोबल कॉन्टिनेंट पेंजिया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बाद में जब वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ तो यहाँ आकर फॉर्म हुआ। तो नदर्न पार्ट तो सर चेंज हुआ है, बट सदर्न पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये अभी भी वही उसी पुराने हिस्से का ही पार्ट है, एंड दैट इज वाई इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मास। फॉर्म्ड अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 साल पहले बना था, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड फ्रॉम पेंजिया एंड ड्रिफ्टिंग एंड कोलिजन ऑफ गोंडवाना लैंड विथ यूरेशिया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये ऑलरेडी समझाया है कि गोंडवाना लैंड से किस तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है अलग हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई, यहाँ से आकर टकराई, ये वाली प्लेट आप देख रहे हैं। टकराने के बाद नदर्न पार्ट तो जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन बन गया, एंड दैट इज वाई दे आर यंग, क्योंकि अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। बट जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो सब ट्रॉपिक में लाई करता है, ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है, वो अनटच्ड है, उसमें कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले, एंड दैट इज वाई इट इज द एंशिएंट लैंड मास ऑफ इंडिया। सब डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के सब डिवीजन्स की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर जो है, आप ध्यान से देखेंगे, नर्मदा रिवर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले वाला जो पार्ट है इट इज मालवा प्लेट्यू, एंड उसके नीचे जो पार्ट है दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। तो ये वाला पार्ट इज मालवा, दिस पार्ट इज डेक्कन। ठीक है, ये दो सब ट्रॉपिकल डिवीजन्स हैं। तो दिस इज मालवा प्लेट्यू जो रिवर नर्मदा के नॉर्थ में है, दिस इज मालवा प्लेट्यू। रिवर नर्मदा के साउथ में जो है इट इज डेक्कन प्लेट्यू। सब डिविजन्स आपने ध्यान से देख लिया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि रिवर नर्मदा है ये, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझ आ जाएगा, क्योंकि दिस चैप्टर इज मोर अबाउट इन्फोग्राफिक्स, फाइन, कि आपको ग्राफिक्स के साथ इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ही आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होगी। एंड मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ओल्डेस्ट लैंडमास क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये अनटच्ड है, ये एज इट इज ही है। जो भी फर्क हुआ है वो नदर्न पार्ट में हुआ, क्योंकि ये टकराया, राइज हुआ, बट इस पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आया है, दैट इज वाई इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास। और रिवर नर्मदा डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करती है, मालवा प्लेट्यू विच इज इन नॉर्थ, डेक्कन प्लेट्यू विच इज इन साउथ। ठीक है, बात करते हैं मालवा प्लेट्यू के बारे में। इट इज सराउंडेड बाय विंध्यान रेंजेस इन द साउथ, अरावली रेंजेस इन द वेस्ट। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। वी हैव दिस विंध्यान रेंजेस, we have this Aravali ranges, and then ultimately we have this छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इन तीनों रेंजेस का मालवा प्लेट्यू इन तीनों चीज़ों से घिरा हुआ है। आगे हम बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। और मेनली इस मालवा प्लेट्यू के मेजर एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्यों? क्योंकि सेंटर में पड़ रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का मेजर एरिया जो है इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू पर लोकेटेड है। आप होशंगाबाद और बाकी सारी जगहों पे चले जाएं तो आप देखते हैं कई सारे पहाड़ पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। पचमढ़ी आप चले जाइए, कई सारे पहाड़ पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। आप भीमबेटका के एरिया में चले जाइए, वहाँ पर भी आप देखेंगे कई सारे पहाड़ और पर्वत। तो कंपेरेटिवली जो एमपी है वो इसी हाईलैंड पर लोकेटेड है, इसीलिए कहा भी जाता है कि एमपी का जो एरिया है वो सी लेवल से कंपेरेटिवली हायर लेवल पर लोकेटेड है। तो नदर्न पार्ट जो सेंट्रल हाईलैंड है वो यही पार्ट है और उसी के ऊपर मध्य प्रदेश का मेजर एरिया जो है लोकेटेड है। नॉर्थवर्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद नदर्न प्लेन्स, और एक्सट्रीम नॉर्थ में हम देखते हैं कि नदर्न प्लेन्स यहाँ पर मर्ज हो जाता है। वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मर्जेस विद राजस्थान डेजर्ट, तो नॉर्थ में नदर्न प्लेन्स है, वेस्ट में राजस्थान प्लेन है, तो यहाँ पर आकर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो मर्ज हो जाता है। हाइट रेंजेस फ्रॉम 150 टू 450 मीटर, और हाइट जो है वो वेरी करती है 150 मीटर से 450 मीटर के बीच में। मालवा प्लेट्यू की बात करें तो मालवा प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय सम इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, दामोदर, ऑल दीज रिवर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो मालवा प्लेट्यू को ड्रेन करती हैं। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और जाके गंगा में मिल जाती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी का काम करती हैं। वी हैव चंबल, वी हैव सिंध, वी हैव बेतवा, वी हैव सोन, वी हैव दामोदर रिवर। ठीक है,
द मालवा प्लेट्यू। तो अब आप इस मालवा प्लेट्यू को ही अगर ध्यान से देखेंगे तो मालवा प्लेट्यू के अपने कुछ सब डिविजन्स हैं और आपको वो बहुत अच्छे से समझने होंगे कि सर ये तो हमने बात कर ली कि ये रहा मालवा प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू तो ये है, मालवा प्लेट्यू का एरिया ये वाला है। ऑलराइट, मालवा प्लेट्यू को भी हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा सर? जो इसका ये वाला पार्ट है दिस इज मालवा प्लेट्यू, जो नदन पार्ट है दिस इज बुंदेलखंड, एंड जो सदर्न पार्ट है बेसिकली, या फिर हम बात करें ईस्टर्न पार्ट जो है दिस इज बघेलखंड प्लेट्यू। और बाद में वो एक्सटेंड होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर। कि ये प्लेट्यू जो है वो कुछ कुछ जगहों पर ऐसे डिवाइडेड है कि सर एक जगह पे टेबल लैंड है, फिर प्लेन आ गया, फिर टेबल लैंड है, फिर प्लेन आ गया, ठीक है, ये टेबल लैंड है, प्लेन आ गया, ये टेबल लैंड है, प्लेन आ गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इस इमेज से, प्लीज फोकस कीजिए और ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि जो सेंट्रल हाईलैंड है या मालवा प्लेट्यू का एरिया उसको हमने सब डिवाइड किया है कि दिस मच पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दिस इज मालवा प्लेट्यू, ये वाला जो पार्ट है दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, एंड दिस ईस्टर्न पार्ट इट इज द बघेलखंड प्लेट्यू। और वहीं पर हम बात करते हैं जब हम छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के एरिया में एंटर कर जाते हैं तो वहां पे जो प्लेट्यू लाई कर रहा है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू की हम बात करें तो वी हैव दंडकारण्य प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। बट इतना हमें फोकस नहीं करना है, मालवा प्लेट्यू के सब डिविजन्स को हमें याद रखना है। मालवा प्लेट्यू सेंटर, देन ऊपर हम जाते हैं तो बघेलखंड, नीचे हम आते हैं तो बुंदेलखंड, ठीक है। तो पूरा एमपी को अगर आप देखेंगे, अगेन मैं एमपी से रिलेट कर रहा हूँ कि एमपी में आप कल्चर भी देखेंगे तो इसी तरीके से डिवाइडेड है कि मालवा कल्चर अलग है, बुंदेलखंडी कल्चर अलग है, बघेलखंडी कल्चर अलग है, बिकॉज ऑफ दीज प्लेट्यूज ओनली। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। की सर वेस्ट में तो बहुत वाइड है, ईस्ट में थोड़े नैरो हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। दिस इज बुंदेलखंड, दिस इज बघेलखंड, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय रिवर दामोदर। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ज्योग्राफी में भी हम इस टर्म को कई बार पढ़ते हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली, और इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये भी, और दामोदर रिवर यहाँ से बहती हुई दिखती है हमें। डेक्कन प्लेट्यू, अब हम बात करते हैं सर सदर्न पार्ट की, विच इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। रिवर नर्मदा के ऊपर तो हमने उसे मालवा प्लेट्यू कहा या सेंट्रल हाईलैंड कहा, रिवर नर्मदा के नीचे वी कॉल इट एज डेक्कन प्लेट्यू। लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज मेनली ट्रायंगुलर इन शेप। रिवर नर्मदा के साउथ में अगर हम देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है इट इज डेक्कन प्लेट्यू। यहां पर हमें सतपुरा रेंज देखने को मिलती है, दिस इज सतपुरा रेंज। देखिए ध्यान रखिएगा ये रिवर नर्मदा है सपोज, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज रिवर नर्मदा। इसके ऊपर जो रेंज है दैट इज विंध्यान रेंजेस। रिवर नर्मदा के नीचे जो रेंज है इट इज सतपुरा रेंजेस। साउथ में वेस्ट में हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में हमारे पास है ईस्टर्न घाट्स। तो ये सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं ये इस प्लेन को चारों तरफ से कवर करती हैं। तो वी हैव सतपुरा रेंज इन द नॉर्थ, Mahadev, Kaimur Hills and Maikal Range form its eastern extension and Western Ghats in the west. Eastern Ghats in the east. अगर मैं आपको इसके इमेज में अगर मैं दिखाऊंगा तो आप देखेंगे an extension of the plateau is also visible in the north east. इस प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं इमेज में। नोन एज मेघालय कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चाचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, बट बीच में इसे डिवाइड कर देता है नॉर्थ ईस्ट, और इस डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। थ्री प्रोमिनेंट रेंजेस आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू विच आर गैरो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंता हिल्स। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वी हैव महादेव हिल्स, वी हैव मैकाल हिल्स एंड वी हैव दिस जस्ट अ सेकंड, we have this Mahadev hills, we have Maikal hills and we have this one Kaimur hills। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, we have Mahadev hills, we have Maikal hills, we have Kaimur hills। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा जा रही है, उसके नॉर्थ में विंध्यान रेंजेस, दिस इज मालवा प्लेट्यू, साउथ में सतपुरा रेंजेस, और सतपुरा रेंजेस में भी हम देखें महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स। ये जो प्लेट्यू है ये एक्सटेंड होता है नॉर्थ ईस्ट में भी, लेकिन बीच में ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये इसे डिवाइड कर देता है नॉर्थ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं तो कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, या फिर हम बात करते हैं तो हम इसे नॉर्थ चचर हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, दिस इज गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ऑल्दो ये हिमालयाज में भी हम काउंट करते हैं, बट ये पेनिसुलर प्लेट्यू का भी पार्ट है। तो गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स ये भी इसी प्लेट्यू का एक हिस्सा है अगर आप देखें तो।
तो गारो, खासी, जयंतिया ये वाले हिल्स यहाँ से एक्सटेंड होती हैं दिस पार्ट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू एरिया, आपको समझ आया होगा थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। These rivers originate from Western Ghats. We have important rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These rivers originate from the Western Ghats, flow eastwards. The Deccan Plateau is higher in the west, slopes greatly eastwards. कि Deccan Plateau west में higher है और east में आते आते slope हमें देखने को मिलता है। That is why most of the rivers वो इस तरीके से flow करती हैं, ठीक है। फ्रॉम डेल्टाज अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जब यहाँ पर ये मर्ज होती हैं बे ऑफ बंगाल के साथ, एक्चुअली जो डेक्कन प्लेट्यू का शिफ्ट टिल्ट है वो ऐसा है कि वेस्टर्न साइड में हायर है, ईस्टर्न साइड में लोअर है। तो वेस्टर्न साइड में हायर होने के कारण रिवर्स जो हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं, एंड यहाँ पर जब वो इस बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो यहाँ पर वो डेल्टाज बनाती हैं, ठीक है। वहाँ पे वो डेल्टाज का क्रिएशन करती हैं। These are the important rivers. We have Mahanadi, we have Godavari, we have Krishna and Kaveri. तो आप देखें ये सारी rivers जो हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही बढ़ रही हैं, ठीक है। तो these are the important rivers which are flowing. We have this Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, और आप देखें इनका ओरिजिनेशन वेस्टर्न घाट से हो रहा है, ये बहकर जा रही हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, एंड फाइनली जब बे ऑफ बंगाल में ये मिल रही हैं तो डेल्टास को ये फॉर्म कर रही हैं। और लॉन्गेस्ट रिवर सदर्न इंडिया की है गोदावरी, ठीक है। दिस रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, गोदावरी रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स जहां पर हमने बात की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर के बारे में, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या बात की कि सर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है, और ये टेबल लैंड है, उठा हुआ है। तो जनरली क्या हो रहा है कि वेस्ट और ईस्ट बॉर्डर्स पे ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये रहा इंडिया का वेस्ट कोस्ट, ये रहा इंडिया का ईस्ट कोस्ट, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट से ये लैंड मास इस तरीके से उठा हुआ है। डेफिनेटली सर, बट जब ये राइज हो रहा है तो इसका राइज कुछ इस टाइप से हो रहा है, इस तरीके से। ये ट्रायंगुलर लैंड मास इस तरीके से राइज हो रहा है कि सर यहाँ पे ये एक माउंटेन क्लिफ की तरह राइज होके और फिर टेबल लैंड बना रहा है, और फिर उसी तरीके से ईस्टर्न साइड पे हो रहा है। तो ये रहा वेस्टर्न साइड, ये रहा ईस्टर्न साइड, और वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे ये वाले जो पार्ट हैं, दीज आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आई होप ये बात आपको समझ आई कि सर पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड। टेबल लैंड मतलब आसपास के एरिया से वो उठा हुआ है। तो सर जहां से इसका राइज हो रहा है, इस पार्ट से जहां से इसका राइज हो रहा है, ये राइज इस तरीके से हो रहा है, फिर ये टेबल लैंड चल रहा है, फिर ये राइज नीचे यहां जा रहा है। तो बाउंड्री और इसके बीच में ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है और इसके बीच में ये जो राइज हमें देखने को मिल रहा है, इन्हीं रेंजेस को या इसी क्लिफ को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। फाइन, ये डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात करते हैं सर वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट्स बेसिकली सर वेस्ट साइड में है, ये वेस्ट साइड की जो इनकी बाउंड्री है इट इज नोन एज वेस्टर्न घाट। ये तापी नदी से शुरू होता है नॉर्थ में और ये जाता है कन्याकुमारी तक साउथ में। तापी नदी, यहाँ पे हमें तापी नदी देखने को मिलती है और यहाँ पे कन्याकुमारी। तो ये तापी नदी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। एवरेज हाइट इनकी अगर हम बात करें तो इट इज 900 to 1600 मीटर। सम पार्ट्स राइज अप टू 2440 मीटर्स की, कुछ पार्ट्स तो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। तो वेस्टर्न घाट्स का जो जनरल एल्टीट्यूड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सर रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की ओर बढ़ रही हैं। तो वेस्टर्न साइड पे जो हाइट है वो ज्यादा है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, ठीक। हाईएस्ट पीक इज अनाई मूडी, यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अनाई मूडी, इट इज 2695 मीटर्स। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक विच इज 2637 मीटर्स। तो अगर आप इमेज में देखेंगे तो दिस इज वेस्टर्न घाट्स। ये रिवर तापी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं से लेकर ये कन्याकुमारी तक जा रहा है, और अनाई मूडी दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। फाइन, तो वेस्टर्न घाट्स क्या है सर? बेसिकली ये माउंटेन्स है या जो स्टीप स्लोप या स्टीप राइज हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को वेस्ट साइड में, वेस्टर्न बॉर्डर्स में, दैट इज नोन एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। रिवर तापी से शुरू होता है नॉर्थ में, कन्याकुमारी तक जाता है साउथ में, और अनाई मूडी जो है केरला में वो एक इंपॉर्टेंट पीक है यहाँ की, और डोडा बेटा इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पीक। वहीं पे अब बात करें वेस्टर्न घाट के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो इट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है उसके पैरेलल जो पीक चल रही है या जो रेंजेस चल रही हैं दैट आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। अगेन हमने क्या बात की थी कि सर ये माउंटेन रेंजेस हैं और कंटिन्यूअस हैं, इनके बीच में कहीं पे भी गैप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इन्हें अगर हमें पास करना है तो बीच बीच में कुछ पासेज हैं, उन्हीं का यूज करके हम इन्हें पास कर सकते हैं। राइज एब्रप्टली फ्रॉम द नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, सर
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से स्टीपली राइज करते हैं, कि इनका जो राइज है ना वो बहुत स्टीप है, बहुत सडन है। एंड कंटिन्यूस स्टीप एंड रग्ड टोपोग्राफी, की सर बहुत ही कंटिन्यूस है, स्टीप है, बहुत ही उनका जो राइज है बहुत स्टीप है और बहुत ही रग्ड टोपोग्राफी हमें देखने को मिलती है। सोर्स ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन द डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, हमने देखा कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, वो सब वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर बे ऑफ बंगाल की ओर जाती हैं। फाइन, बात करते हैं द वेस्टर्न घाट्स कॉजेज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? हमने रेनफॉल देखा कि सर सिंपल कंडेंसेशन के कारण जो होता है प्रेसिपिटेशन, इट इज नोन एज दिस रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है कि सर दिस इज माउंटेन, क्या हो रहा है कि सरफेस से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो सरफेस पे ब्लो कर रहे हैं। अब बिकॉज यहाँ पर एक बैरियर आ गया है तो वो क्या करेंगी, असेंड करेंगी माउंटेन के ऊपर। जब ऊपर जाएंगी तो पहले तो ये हवाएं गर्म थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होंगी, ये कोल्ड हो जाएंगी। कोल्ड होने के कारण क्या होगा, ये कंडेंस होंगी, कंडेंसेशन होगा, और टेम्परेचर एकदम कम हो जाने के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है सर, तो जो भी मॉइस्चर इन हवाओं में था वो सब यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया। अब ये हवाएं पहाड़ के दूसरे साइड जाकर जब डिसेंड करेंगी तो ये मॉइस्चर लेस विंड्स होंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो था वो पूरी तरीके से इस साइड में बारिश हो गई उसकी, तो इस साइड में जब वो आएंगे तो उस हवा में कोई भी मॉइस्चर नहीं है जिसके कारण बारिश नहीं होगी, एंड दिस इज नोन एज ओरोग्राफिक रेन। तो ये होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और इसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया। जो इस साइड वाला एरिया होगा उसको हम बोलेंगे रेन शैडो एरिया। क्यों? क्योंकि यहां पर जब वो हवाएं आ रही हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही हैं, उनमें कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा है, क्योंकि सारी बरसात जो है पहाड़ के इस तरफ हो चुकी है। बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो अब सर वेस्टर्न घाट्स तो हमने देख लिया कि ये वाले जो माउंटेन रेंजेस थे, दीज आर दी वेस्टर्न घाट्स। उसी तरीके से ईस्ट कोस्ट के पैरेलली जो माउंटेन रेंजेस चल रही हैं, दीज आर नोन एज ईस्टर्न घाट्स। महानदी से शुरू होती है नॉर्थ में, ये देखिए सर, ये रहा महानदी, और ये जाती हैं नीचे नीलगिरी हिल्स तक साउथ में, ये रही नीलगिरी हिल्स, और ये साउथ में नीलगिरी हिल्स तक जाती हैं। एवरेज हाइट जो है 450 मीटर है। तो क्या बात कर रहे हैं कि सर ईस्टर्न घाट की जो हाइट है वो कंपैरेटिवली कम है, 450 मीटर्स ओनली। हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, दैट इज 1500 मीटर, और यहां पर जो हाईएस्ट पीक है दैट इज महेंद्रगिरी, एंड ये सिर्फ और सिर्फ 1500 मीटर है। शिवरॉय हिल्स एंड द जवाडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट लोकेशन में, ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट लोकेशन में यहाँ पर जो हिल्स लोकेटेड हैं, दे आर शिवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स। फीचर्स क्या हैं? द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। कि ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो इररेगुलर हैं, बहुत टुकड़ों में बने हुए हैं, और कई सारी रिवर्स जो हैं जो इसको बीच से डाइसेक्ट करती हैं, जो इसके थ्रू बहते हुए जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में फाइनली मिल जाती हैं। द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कि सर डेक्कन ट्रैप का जो सॉइल होता है, बेसिकली हम डेक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं कि डेक्कन एरिया जो है वहां पे जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं, कि बहुत सालों पहले वोल्केनो के इरप्शन के कारण वहां पे वो रॉक्स जमा हुई थी, और इसी कारण से वहां जो सॉइल बनी है वो ब्लैक सॉइल है, एंड इट इज वेरी मच फर्टाइल। इग्नियस उसका जो रॉक का फॉर्मेशन है वो इग्नियस रॉक से बनी हुई है, एंड कंपैरेटिवली वोल्केनिक ओरिजिन के कारण वो फर्टाइल है, एंड इसी कारण से इस एरिया को हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है। Significance of peninsular plateau sir has economic importance because rich mineral resource, सबसे important mineral resource यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि सर मिनरल्स को बनने में हजारों साल लगते हैं, एंड दिस लैंड मास ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर ये सर सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। तो जितना भी मिनरल रिजर्व है वो सब हमें यहीं पर मिलता है। मैनी रिवर्स हैव वाटरफॉल्स। अब यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं ये टेबल लैंड है, तो उसके कारण जो रिवर्स जब डिसेंड करती हैं नीचे की ओर तो वाटरफॉल्स बनाती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर पिक्चर्स क्यों बनाता है, और बहुत ही एक टूरिस्ट लोकेशन की तरह भी ये काम करता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करता है। सॉइल्स आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, और यहाँ की जो इग्नियस सॉइल है या ब्लैक सॉइल है जिसको हम रिगर सॉइल भी कहते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन प्रोडक्शन हियर। होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, एंड बिकॉज यहाँ पर जो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी है, इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे फॉरेस्ट हैं, तो उसके कारण वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस एरिया में। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर की ओर, दैट इज द डेजर्ट ऑफ इंडिया। फाइन, और आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं थार डेजर्ट के बारे में, जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट में पूरा राजस्थान जो ऑलमोस्ट कवर करता है। दैट थार डेजर्ट इज द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट
अगर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे तो दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज कवरिंग द मोस्ट ऑफ राजस्थान एरिया एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो, दिस पार्ट इज नोन एज द ग्रेट डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। और पर्टिकुलरली इस ग्रेट डेजर्ट में हम बात कर रहे हैं थार डेजर्ट के बारे में। known as Thar Desert lies to the west of Aravalli Ranges, कि सर यहाँ पे जो अरावली रेंजेस हैं उसके वेस्ट साइड में ये लाई करता है। ठीक है, हमने बात की थी अरावली रेंजेस के बारे में। कवर्स मोस्ट ऑफ द राजस्थान एक्सटेंडिंग टू सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, कि सर मैक्सिमम ये पार्ट राजस्थान का कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात को भी ये कवर करता है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका ये जो पार्ट है, अगर आप इंडिया की बाउंड्री को ध्यान से देखें, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान सिंध के एरिया में भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, चोलिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया है। द थार डेजर्ट कंटिन्यूज इन पाकिस्तान एज चोलिस्तान डेजर्ट, वहां पर जाकर ये कौन सा डेजर्ट बन जाता है सर? चोलिस्तान डेजर्ट, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये कंटिन्यू होता है। ये काफी लंबा डिस्टेंस कवर करता है विच इज अराउंड 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंटरस्पर्स्ड विथ हिलॉक्स, ग्रेवल, सॉल्ट मार्शेस एंड सम लेक्स, की सर बीच में छोटे छोटे पहाड़, कंकड़ पत्थरों के टीले, मार्शेस, कुछ छोटे छोटे लेक्स, ये सब भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द इमेज, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो सर ये रहा थार डेजर्ट का एरिया। फाइन, आपको समझ आ रहा होगा कि किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर ज़्यादा रिवर्स भी नहीं है। फाइन, यहाँ पर ज़्यादा रिवर्स भी नहीं है, जो छोटी मोटी रिवर्स आपको एक दो दिख रही हैं लाइक चंबल, बनास, ये ही हैं। और मेनली यहाँ पर भी नहीं, अरावली रेंजेस के साउथ में है ना ये, तो अरावली रेंजेस के अगर साउथ की मैं बात करूँ तो ये मेनली इतना पूरा एरिया भी नहीं, बल्कि यहाँ तक बस इतना एरिया ये कवर करता है इंडिया के अंदर। एंड दैट इज़ वाई यू कैन सी कि कोई भी इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पर नहीं बह रही है। अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, की अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स है। अनड्यूलेटिंग मतलब कि सर उनका कोई भी मेन टोपोग्राफी समझ में नहीं आती है। एंड सैंडी प्लेन्स हैं जो बहुत ही अनइवन है, कुछ जगहों पर प्लेन्स हैं, कुछ जगहों पर नहीं है। और सैंडी हिल्स और हिलॉक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रेनफॉल बहुत कम है यहाँ पर, हम जानते हैं 150 मिलीमीटर से भी कम कई सालों में बारिश होती है। हॉट एंड एरिड क्लाइमेट इज देयर, बहुत ही गर्म और सूखा क्लाइमेट है यहाँ पर, जिसके कारण वेजिटेशन कवर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकलौती बड़ी रिवर है, दैट इज लूनी रिवर। इट इज द ओनली लार्ज रिवर, ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर एंड फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट इनटू रन ऑफ कच्छ, की सर ये अरावली रेंजेस से निकलती है और ये रन ऑफ कच्छ की ओर बहती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इकलौती रिवर है यहाँ पर जो बड़ी है। बाकी हम देखते हैं कि यहाँ कुछ रिवर के ड्राई बेड हमें देखने को मिलते हैं। ड्राई बेड मतलब कि रिवर का कोर्स तो है बट नदी वहाँ पे नहीं बह रही है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर नदियाँ रही होंगी और यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन रहा होगा, बट नदी के सूख जाने के कारण ये एरिया जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है। Some streams appear during the rainy season, but they disappear into sand as they don't have enough water to reach the sea. कि सर कुछ नदियों की स्ट्रीम नई नई हमें देखने को मिलती हैं जब कभी थोड़ी बरसात होती है, बट चूंकि मौसम बहुत गर्म है और सैंड है चारों तरफ, तो वो स्ट्रीम्स भी डिसअपियर हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ ड्राई बेड्स ऑफ रिवर, एग्जाम्पल सरस्वती रिवर की ड्राई बेड क्या कि सर ये पहले रिवर यहाँ पे बह रही थी, अब रिवर बहना तो बंद हो गई, लेकिन ये चैनल ऐसा ही बना हुआ है। तो ये देख के पता चलता है कि सर दिस रीजन वाज समवेयर फर्टाइल अर्लियर। बात करें कुछ फिजियोग्राफिक डिविजन्स के डेजर्ट्स के अंदर ही या क्या क्या वो लैंड फॉर्म्स बनाता है, तो उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे बार्चन ड्यून्स एंड वी हैव दिस हिलॉक्स एंड दिस लेक्स, ऑल दीज थिंग्स, मशरूम रॉक्स। ठीक है, Geologically, the desert area is part of peninsular plateau region, but on the surface it looks like a dry plain. कि सर जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, बट चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सैंड है और पानी नहीं है, तो ऐसा माना जाता है कि ये नदर्न प्लेन का ड्राई पार्ट है। सम डेजर्ट लैंड फीचर्स इंक्लूड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होता है सर? इट इज़ अ लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी डॉटेड विथ लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स एंड बार्चन्स। बात बताते हैं हम आपको क्या होता है ये। बात करते हैं पहले बार्चन्स के बारे में। सर बार्चन्स आर क्रीसेंट शेप्ड सैंड ड्यून द हॉर्न्स ऑफ विच पॉइंट अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट विंड। कि सर कई बार क्या होता है कि हवा सपोज इस तरीके से बहुत तेजी से बह रही है, तो हवा बहने के कारण ये क्या करती है कि सैंड को ऐसे क्रीसेंट शेप में जमा कर देती है और उसके हॉर्न्स जो हैं, जिस डायरेक्शन में हवा बन रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये उसके हॉर्न्स बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से सैंड जो है जमा हो जाती है। दीज आर नोन एज बार्चन्स। मैंने क्या बात की थी इसके पहले कि सर सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। सैंड ड्यून्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा
तो आप इस तरीके से देखिए, सैंड ड्यून्स में आपको दिखाता हूँ इस इमेज में, ये दीज आर द बार्चन्स एज वेल, और यहाँ पर ये आपको जो दिख रहे हैं उनको सैंड ड्यून्स भी कहते हैं कि सर इस तरीके से रेतीले पहाड़, ये सारे कहलाते हैं सैंड ड्यून्स। और ये हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दीज आर नोन एज बार्चन्स। क्रीसेंट शेप जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दीज आर नोन एज बार्चन्स। बात करें हम लॉन्जिट्यूडनल ड्यून, सर ऐसे ड्यून्स बनते हैं लंबे लंबी वैलीज जो लॉन्जिट्यूडनली चलती हैं। सैंड ड्यून विथ इट्स क्रेस्ट रनिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड फाउंड नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के सैंड पैरेलल सैंड ड्यून्स, लॉन्जिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, आप इसको भी देख सकते हैं, इस तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है। मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओआसिस आर आल्सो फाउंड। मशरूम रॉक, ऐसे मशरूम रॉक्स बन जाते हैं क्योंकि जब तेजी से हवा चलती है तो वो नीचे वाले पार्ट को तोड़ देती है, इरोड कर देती है, एंड सिर्फ ऊपर वाला बड़ा पार्ट बनता है जो मशरूम रूपी स्ट्रक्चर बनाता है। दीज आर शिफ्टिंग ड्यून्स की हवा चली, एक जगह पे ड्यून बनी, फिर बहुत तेजी से हवा चली, फिर रेतीली तूफान जो होते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड में आपने जनरली देखा होगा कि इस तरीके से जब रेतीली तूफान आते हैं तो पहले ड्यून्स यहाँ पे बने हैं, तूफान आया तो वो शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे बन गए। एंड ओआसिस की छोटे छोटे ऐसे लेक्स या ओआसिस जिनको हम बोलते हैं, ये भी डेजर्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। कोस्टल प्लेन क्या है कि सर हमने देख लिया था कि इस एरिया में दिस इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया, और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, बट उनके बीच में भी एक छोटा छोटा पार्ट जो है वो लेफ्ट ओवर रह जा रहा था। वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्रीज पे एक पतला सा पार्ट जो है वो रह जा रहा है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि सर सपोज दिस इज द बाउंड्री, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ से माउंटेन राइज हुए, टेबल लैंड बनाया, यहाँ से नीचे गए, टेबल लैंड बनाया। ये क्या है सर? ये टेबल लैंड है जो राइज हो रहा है, और नीचे यहाँ पर ये प्लेन्स का एरिया है। सो दीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्यों? क्योंकि कोस्ट के इलाके में ये बसे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट केरला, फिर वी हैव तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, ये सब कोस्टल प्लेन्स में लाई करते हैं। और काफी सारा जो गुजरात का भी एरिया है वो भी कोस्टल प्लेन्स में ही आता है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स में भी दो पार्ट्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों साइड्स पर हमें कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। वेस्ट में हमारे पास है अरेबियन सी, ईस्ट में हमारे पास है बे ऑफ बंगाल। हम बात करें एक्सटेंट के बारे में तो कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट, रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट, वी हैव गंगेटिक डेल्टा इन द ईस्ट, ये रहा गंगेटिक डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। इनकी टोटल लेंथ जो है वो 6100 किलोमीटर्स है, ठीक है। आगे हम बात करें सब डिविजन्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स, तो वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बे ऑफ बंगाल के साइड पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अरेबियन सी के पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बात करते हैं पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अगर ये डॉट्स आप देख पा रहे होंगे तो दीज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये लाई करते हैं किसके बीच में? सर वेस्टर्न घाट्स और इस बाउंड्री के बीच का जो एरिया है दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ, गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ, टू कन्याकुमारी इन द साउथ। लेंथ इज 1500 किलोमीटर्स, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है सर? 1500 किलोमीटर, और विड्थ 50 किलोमीटर्स ओनली, बहुत पतले हैं ये। नैरो एंड अनइवन, और ये जो प्लेन्स हैं बहुत ही पतले और अनइवन है, ज्यादा विड्थ नहीं है, सिर्फ 50 किलोमीटर्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सब डिविजन्स की बात करें तो वी हैव 3 सब डिविजन्स, इसको आप याद रख सकते हैं KKM, ठीक है। ये एक एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हैं KKM। क्या? कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, कनारा कोस्ट इन कर्नाटका, मालाबार कोस्ट इन केरला। कि सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, कनारा कोस्ट इन केरला, और सॉरी कर्नाटका, एंड मालाबार कोस्ट इन केरला। KKM, कोंकण, कनारा एंड मालाबार, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिए सर, ये रहा कोंकण कोस्ट, ये रहा कनारा कोस्ट, ये रहा मालाबार कोस्ट। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको समझ आ रही हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग नामों से, ठीक है। ये रही इमेजेस, आप देखें वेस्टर्न घाट सर ये यहाँ से राइज कर रही हैं और ये यहाँ तक जा रही हैं, काफी कंटिन्यूस हैं। उसके बीच में ये जो एरियाज हैं दिस इज नोन एज कोस्ट, सॉरी कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वी हैव कोंकण कोस्ट, वी हैव कनारा कोस्ट एंड देन वी हैव मालाबार कोस्ट, ठीक है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स और इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, तो इनकी विड्थ भी कम है। वहीं पे आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली वाइड है और प्लेन भी है। बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में, तो जनरली यहाँ पर देयर आर न्यूमरस एस्चुरीज। एस्चुरी क्या होती है सर? एस्चुरी वो एरिया होती है जहाँ पर फ्रेश वाटर जो है सॉल्ट वाटर से मिलता है।
सपोज यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, ये नदी है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर है, तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर जिस एरिया में मिलता है दैट इज नोन एज एस्चुरी। और डेल्टा क्या होता है कि नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो इस तरीके के वो चैनल्स या ब्रेड्स में बट जाती है, इट इज नोन एज डेल्टा। ठीक, ब्लेस्ड विथ नेचुरल हार्बर्स लाइक मुंबई एंड मारमगांव, नेचुरल पोर्ट्स भी हैं यहाँ पर, ऐसे जो पोर्ट होते हैं ऐसे नेचुरल पोर्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो इनलैंड पोर्ट्स ऑफ काइंड ऑफ हैं, जैसे मारमगांव एंड गोवा, मारमगांव इन गोवा एंड मुंबई पोर्ट। इंटरस्पोज्ड विथ सॉल्ट वाटर लेक्स और लगून्स टुवर्ड्स द साउथ। जो लगून क्या होता है सर, बैक वाटर, कि जो आपने देखा होगा ना कि लेक्स जो जहाँ पे समुद्र हैं और वो एक कोस्ट होता है जहाँ पे पानी ऐसे आता है फिर वापस चला जाता है, उसको बैक वाटर या लगून कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्ट साइड के कोस्टल प्लेन्स को तो हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं ईस्टर्न साइड के कोस्टल प्लेन्स को। सर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है सर, इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करते हैं। दिस इज बे ऑफ बंगाल पीपल, ठीक है, दिस इज बे ऑफ बंगाल और ये रहे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। इन दोनों के बीच में जो कोस्टल प्लेन लाई कर रहा है इट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तमिलनाडु इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ, वेस्ट बंगाल नॉर्थ में है और तमिलनाडु साउथ में है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। विड्थ जो है वो 100 to 130 किलोमीटर है, जहाँ पे हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखा था कि वहाँ विड्थ से 50 किलोमीटर है, यहाँ पर विड्थ जो है वो 100 to 130 किलोमीटर है। दैट मीन्स दीज प्लेन्स आर मोर वाइड। उसके बाद हम बात करें कि इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अपने भी कुछ सब डिवीजन्स हैं और इनके दो सब डिवीजन है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एनसीसी नदर्न सर्कार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। एनसीसी नदर्न सर्कार्स, कोरोमंडल कोस्ट, दीज आर द टू डिवीजन्स। कौन कौन से सर, नदर्न सर्कार्स, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये दो टू डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं इसके नदर्न प्लेन्स के, नॉट नदर्न प्लेन्स सॉरी, कोस्टल प्लेन्स के, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। फीचर्स क्या क्या है सर, इट कंसिस्ट ऑफ डेल्टास ऑफ द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हमने देखा था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही ये जो नदियां हैं ये आकर मर्ज हो रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के थ्रू बहकर। तो यहाँ पर ये जो नदियां हैं ये सब डेल्टास बना रही हैं। इट इज ब्रॉड एंड फ्लैट, ये जनरली ब्रॉड और फ्लैट है, यहाँ पे ज्यादा हमें रग्ड टोपोग्राफी देखने को नहीं मिलती है। देयर आर सम सॉल्ट वाटर लेक्स और लगून्स, सॉल्ट वाटर लेक या लगून्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिलिका लेक इन ओडिशा, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, चिलिका लेक जो ओडिशा में है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक एंड दूसरा है पुलिकट लेक इन तमिलनाडु एटसेट्रा। The Chilika Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Odisha to the south of the Mahanadi Delta. Mahanadi Delta के साउथ में ये लाई करता है and it is the largest saltwater lake. कि सर समुद्र का जो पानी है वो इनलैंड आया, उससे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप की। आइलैंड सर वेकेशंस मनाने के लिए बेस्ट जगह होती हैं और इंडिया के आसपास दो इंपॉर्टेंट आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार की। लक्षद्वीप सर है हमारे राइट में, अंडमान एंड निकोबार है हमारे लेफ्ट में। ठीक है, द आइलैंड ग्रुप्स, सो वी हैव टू आइलैंड ग्रुप्स, वन लाइंग इन बे ऑफ बंगाल दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वन लाइंग इन अरेबियन सी दैट इज लक्षद्वीप। आइलैंड क्या है सर, आइलैंड बेसिकली जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ होता है उसके बीच में एक लैंड जो होता है उसको आइलैंड कहते हैं। ठीक है, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाई ऑन द टू ओशन ग्रुप्स सराउंडिंग द मेन लैंडमास ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। द आइलैंड रीजन इज डिवाइडेड बाय मेनलैंड एज वेल एज बाय द सी। की सर आइलैंड जो है वो मेनलैंड से भी डिवाइडेड है और सी से भी डिवाइडेड है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, आप भी देखेंगे तो ये सिर्फ एक पूरा लैंडमास नहीं है, छोटे 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 आइलैंड का ग्रुप है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, thus forming two major island states। और ये two major island states भी हैं जो कि अभी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के, the लक्षद्वीप and the अंडमान एंड निकोबार। the लक्षद्वीप which lies closer to the मालाबार कोस्ट, किसके नजदीक पड़ता है सर, मालाबार कोस्ट में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के मालाबार कोस्ट के सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के मालाबार कोस्ट के नजदीक ये पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड। एंड दीज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ कोरल आइलैंड कलेक्टिवली नेम्ड लक्षद्वीप। ये कोरल आइलैंड है, आई टेल यू क्या होता है, बट कई सारे कोरल आइलैंड को मिलाकर ही लक्षद्वीप नाम दिया गया है। बात करें अंडमान एंड निकोबार की तो ये बे ऑफ बंगाल में थोड़ा दूर लाई करते हैं और मेनली हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन के ज्यादा नजदीक हैं, इंडियन ओशन में ज्यादा लाई करते हैं। These groups of island are larger in size than Lakshadweep Island and have rich biodiversity। और यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड से कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े हैं और चूंकि ये इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक आते हैं तो यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड आइलैंड है, बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है तो फॉरेस्ट घने जंगल यहाँ हमें देखने को मिलते हैं एंड उन्हीं घने जंगलों में कई सारे फ्लोरा एंड फौना भी पाए जाते हैं।
बिकॉज अंडमान एंड निकोबार आर क्लोजर टू द इक्वेटर, द रीजन ऑल्सो एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं पहले लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। लक्षद्वीप का मतलब ही होता है 100,000 आइलैंड्स। लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 आइलैंड। अगर आप इनका इस तरीके का इमेज देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कैसे डिफरेंट आइलैंड्स का ग्रुप है, कि अलग 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 छोटे 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 बहुत सारे कोरल आइलैंड्स हैं, उन्हीं के ग्रुप से जो फॉर्म हुआ है दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। इट इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में ये 36 आइलैंड का ग्रुप है, ऐसे छोटे छोटे 36 आइलैंड है, उनके ग्रुप को ही लक्षद्वीप आइलैंड कहा जाता है। इट इज लोकेटेड एट 300 किलोमीटर वेस्ट टू द कोस्ट ऑफ केरला। कोस्ट ऑफ केरला से 300 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है। टोटल एरिया जो है वो बहुत कम है, 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है, एंड स्मॉल कोरल से ये बने हुए हैं। कोरल्स मैं बताऊंगा उसके बारे में क्या होता है, बट जान लेते हैं कि पहले इनको क्या जाता था, लक्काडीव, मिनिकॉय एंड एमिनीडीव आइलैंड। ठीक है, ये जो मेन मेजर आइलैंड्स थे इनको क्या क्या कहा जाता था सर, लक्काडीव, मिनिकॉय एंड एमिनीडीव आइलैंड। बट बाद में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया। कब सर, 1973 में, जब ये इंडिया के पोजीशन में आ गया तो इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया गया। ओनली 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। उन 36 में से सिर्फ 10 आइलैंड में लोग रहते हैं, बाकी जो 26 आइलैंड है वहां पर हमें ह्यूमन लाइफ देखने को नहीं मिलती है। फैक्ट्स अबाउट लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप आइलैंड्स हैज व्हाइट सैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड की जनरली जो सैंड होती है वो ऐसी व्हाइट सैंड है, कंप्लीट व्हाइट सैंड। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कोरल्स के बने हुए हैं। कोरल्स क्या होते हैं सर, कोरल पॉलिप्स जब मरते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो कैल्शियम कार्बोनेट को वो छोड़ते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, ये यहाँ का सैंड का जो कलर है वो हमें कंपैरेटिवली ब्राउन या येलो के जैसा नहीं बल्कि व्हाइट देखने को मिलता है। कोरल्स क्या होते हैं सर, कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलिप्स। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कहा जाता है पॉलिप्स, और पॉलिप्स के ग्रुप को कहा जाता है कोरल्स। कोरल्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं। और आप जानते हैं कि जब चूना पानी से मिलता है तो कितना कड़क हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनाते हैं वो अपने ऊपर, और जब वो मर जाते हैं तो वो लेयर जो है वो बहुत सारे कोरल्स या पॉलिप्स की जो लेयर है एक लैंड जैसा एरिया क्रिएट कर देती है, एक हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है। जैसे आप इसको ध्यान से देखें, सो दीज आर कोरल्स। पॉलिप्स ने ऐसे अपने कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, एंड व्हेन दे डाइड तो ऐसा लैंड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कोरल आइलैंड है, कि ऐसे ही कोरल पॉलिप्स ने मिलकर यहाँ पे इस आइलैंड को बनाया है। उनके ही जो कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन हुआ है उनकी बॉडी से, उसी से ये फॉर्म हुआ है। जैसे सिल्क वर्म क्या करता है सर, ककून बनाता है, उसी से सिल्क निकलता है। वैसे कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, शेल बनाते हैं उसकी, जो कि उनके मरने के बाद एक लेयर जैसा फॉर्म कर लेता है, जो अल्टीमेटली लक्षद्वीप आइलैंड में कन्वर्ट हो गया है। The marine feature is produced by numerous colonies of tiny coral animals called polyps. और polyps जब झुंड में रहते हैं तो उन्हें corals कहा जाता है। Coral polyps create calcium carbonate structures around themselves for protection. And when the corals die, their vacant exterior skeleton form layer that cause the reef to grow. कि सर जनरली क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें ये रीफ ग्रो करने लगते हैं। रीफ क्या सर, ये पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और वो सारी चीजें, और वो उस लैंड को हार्ड कर देते हैं, वहां पे पेड़ पौधों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि एक हार्ड स्ट्रक्चर कोरल पॉलिप्स के कारण बनता है, और उसी में पेड़ पौधे ग्रो होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। और बहुत सुंदर होते हैं ये। द ग्रेट बैरियर रीफ आपने उसके बारे में सुना होगा, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। क्योंकि पानी के अंदर जनरली हमें कहीं पे भी लैंड देखने को मिल नहीं रहा है, तो सर ये पौधे ग्रो कहाँ होंगे, तो ये कोरल्स ही हैं जो एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करा देते हैं जहां पर ये कोरल रीफ्स जो हैं ग्रो कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। ये दो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और ये डिवाइडेड है 10 डिग्री चैनल से। ये है पूरा अंडमान आइलैंड, जो नॉर्थ साइड है वो अंडमान है, जो सदर्न साइड है वो निकोबार आइलैंड है, और ये डिवाइड होता है 10 डिग्री चैनल से। नोन एज बे आइलैंड, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड। कैन यू इमेजिन, 572 आइलैंड का ग्रुप है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड जो एरिया है ये कवर करता है, इट इज 700 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। एक चैनल है 10 डिग्री चैनल, जो वाटर बॉडी है बीच की, उससे डिवाइड होता है। अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। बात करते हैं फॉर्म्ड बाय द रेमेनेंट्स ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन्स। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो माउंटेन्स हैं जो सबमर्ज हो गए हैं, उनके रेमेनेंट से बना हुआ है, उनके पार्ट से बना हुआ है। कि माउंटेन तो नदी के अंदर सबमर्ज हो गया है, बट उसका जो अपवर्ड पार्ट है जो नदी के बाहर निकला हुआ है, उन्होंने ही आइलैंड फॉर्म किया हुआ है। सम आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन नेचर, और इनमें से कुछ आइलैंड जो हैं इवन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर वॉल्केनोस थे और वॉल्केनिक भी हैं वो नेचर में। और इंडिया का ओनली एक्टिव आइलैंड जो है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, दैट इज बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान।
इट इज विच लास्टली इरप्टेड ऑन 10th अप्रैल 1991। तो ऐसा माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो एक्टिव वोल्केनो का भी लैंड है, और बैरन आइलैंड जो है वहां पे जो वोल्केनो लोकेटेड है वो इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो लास्ट टाइम 10th अप्रैल 1991 को इरप्ट हुआ था। ठीक है, सो पीपल दैट्स ऑल फॉर इन दिस सेशन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे ऐसे फीचर्स हैं छोटे छोटे जिनको हमें याद रखना है कि सर वेस्टर्न कोस्ट क्या है, ईस्टर्न कोस्ट क्या है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, ईस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के अलावा उनके डिविजन्स क्या क्या हैं, हाइट क्या क्या है। अगर एक बेसिक चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर रखेंगे कि नदियाँ कैसे बह रही हैं, किस साइड पे हाइट ज़्यादा है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमने देखा सर सारी सदर्न साउथ इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू की जो नदियाँ हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न साइड जो है वो ऊंचा है और ईस्टर्न साइड जो है सर वो नीचे है। तो नदियां सर ओरिजिनेट होकर ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल में बहेंगी। और अब आपको इनके फीचर्स अगर लिखने हैं तो सिंपली आप सारे फीचर्स लिख सकते हैं। फाइन, तो इसी तरीके से बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्लियर रखें एंड आई अश्योर यू कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा आपको। सो पीपल दैट्स ऑल फॉर इन दिस सेशन, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाता है या कोई भी आपके फीडबैक या सजेशन है अबाउट एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन अप फॉर ऑल द सजेशंस, ऑल द थिंग्स विच यू वांट। और अगर आपको कुछ नया तरीका चाहिए, कुछ नए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो आई ट्राई कि हम ऐसी एक सीरीज लेकर आएँ जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स को हम सॉल्व कर सकें। या बहुत मोस्ट टिपिकल टॉपिक्स जिनको समझ पाना आसान नहीं है तो सेपरेटली हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करें ताकि वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो सके और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो पीपल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम ड्रेनेज के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। विल सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।